क्वेश्चन तो नहीं है किसी। वे हमने कुछ पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे आना नहीं चाहिए, बट आप लोगों ने क्या बना लिए हैं अपने कुछ हॉरोस्कोप जैसे कुछ लोगों ने बना लिए थे। कुछ डायरेक्शनल चार्ट बनाकर कॉम्बिनेशन बनाकर रख लीजिए अपने उसमें, अपने एक रजिस्टर उसके अंदर बना लीजिए। आपका निधि जी आपका दिख नहीं रहा, तो आप कुछ दिखाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो। सर लास्ट बर्थ के जो संचित कर्म है वो इस बर्थ के प्रारब्ध है। नहीं नहीं, सारे नहीं होते। हाँ कुछ मतलब जो भी है मतलब वो हाँ संचित कर्म ही होंगे ना जो प्रारब्ध होंगे। हाँ, सारे के प्रारब्ध इज अ सबसेट ऑफ संचित कर। संचित कर्म। जो भी आप लोगों के आज आज तक हम लोगों के वो रहे पुराने, वो सारे संचित कर्म हैं। और कोई भी तरीका नहीं है इन कर्मों को निगेट करने का। चाहे आप गंगा में नहा लें, चाहे संगम में नहाएं, चाहे आप कुछ भी करें, कर्म तभी कटेंगे जब उनका हम भुगतान करेंगे। मतलब आपने कर्म जो करे उसका फल आपने जब उसको भोग लिया उसके बाद ही, अच्छा हो चाहे बुरा, तभी कटेंगे। हाँ, एक ही तरीका है खत्म करने का, और वो है हम नए कर्म ना बनाएं। नए कर्म कैसे बनते हैं? वही वाली बात कि हमें थॉट्स और कोई जो कोई भी चीज जो है अच्छा लगेगी या कोई चीज खराब लगेगी। यही दो इमोशंस है हमारे। अब अगर आपको कोई भी चीज से फर्क ही ना पड़े, जब हम बोलते हैं कि ना आपको किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से किसी कोई चीज अच्छी लग रही है, ना कोई चीज खराब लग रही है, ऐसी स्टेट पर अगर हम आ जाएं तो हम समझो हमने निर्वाण अचीव कर लिया। और हम फिर हमारे जितने भी पास कर्म हैं जो कि प्रारब्ध खत्म हो गए आपके, तो फिर संचित में से निकल के आपको यूज होना शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग रहे, जो महर्षि रहे, जो बड़े हमारे कंटेम्प्रेरी आजकल के जमाने की हम बात करें, तो चाहे वो रामहंस, वो जो परमहंस। हाँ जी। राम, हाँ वो परमहंस वो रहे, चाहे महर्षि रमन रहे, चाहे कोई भी ऐसे बड़े वो रहे, उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी लगी और फिर उसके बाद उनका एंड हुआ। हम्म। वो जो बड़ी बीमारी है, जो कष्ट वो लोग झेलते हैं लास्ट में, वो इट इज बेसिकली योर एंडिंग ऑफ ऑल योर पास्ट कर्म। जितने भी पुराने कर्म हैं वो फिर तभी वो सोल जो है लिबरेट होती है। और इसी को मैं हर बार जब मोक्ष की बात करते हैं तो मैं कहा लेमैन लैंग्वेज में हम मोक्ष को समझें अगर, या हम ये कहें तो मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलती है। ना ही मोक्ष कुछ ऐसा है कि आपको कोई आप कोई चीज है, कोई वस्तु तो है नहीं कि मिल जाएगी, मुझे मेडल मिलेगा, डिग्री मिलेगी। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम खुद जीते जी अचीव करते हैं और उसमें हम रहते हैं, उस स्टाइल में हम रहते हैं। वो तभी है जब हमें कुछ भी, ना तो किसी सुख का ना किसी दुख से कोई हमें फर्क पड़े। हम एक स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी में रहें, समता भाव जिसको बोलते हैं, उसी में रहें। अब इसको बड़ा अच्छा हमारे बॉलीवुड ने बड़ा अच्छा गाने में एक बताया है। अगर आप लोग गाने सुनते हैं तो सभी ने सुना होगा गाना वैसे, वो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसी में एक लाइन है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला। तो ये जो लाइन है, ये मोक्ष को परिभाषित करती है बहुत प्यार, बहुत अच्छे से, कि आप उस लेवल पे चले जाएं जहां पे ना आपको गम में फर्क पड़ा पता लगे, ना कोई खुशी में आपको, आप वैसे ही हैं जैसे रहे। तो आपको कुछ भी, हम लेसन मॉडल्स हम लोग बोलते हैं अपने आप को कि हम लोग हमें समझ में नहीं आता ये चीज़, हम ये कर पाएंगे नहीं। मतलब बहुत मुश्किल है ये चीज़ अचीव कर पाना, कि हम ऐसे स्टेट पे रह पाए कि हमें किसी के दुख से या किसी कोई दुख से दुखी ना हो और खुशी से खुश ना हो। तो ये, लेकिन हाँ, ये हो सकता है, अचीवेबल है। तो जब इसको अचीव कर लेते हैं, जब आप ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो यस आपने वो अचीव कर लिया। और जब आप ऐसे स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो हम कोई नए कर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि कर्म बनता ही तब है जब हम या तो उससे दुखी हों, किसी चीज से अपने आप को एसोसिएट करके दुखी हो जाए, या किसी चीज से एसोसिएट करके अपने आप खुश हो जाए। तो जब हम ना दुखी हो रहे हैं ना खुश हो रहे हैं, हम एकदम शांत में हैं, तो कर्म बनने बंद हो गए सारे। कर्म बनने बंद हो गए तो हम अचीव कर लिया आपने जो। वही करते हैं सारे लोग, जितनी चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
कोई भी कोई भी हो, मतलब और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सिद्ध पुरुष ही चाहिए। कोई कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको हिमालय जाकर तपस्या ही करनी है या कहीं जाकर कुछ भी नहीं करना। ये कब बंद कर देते हैं हम लोग, या हम लोग बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की। एक हमने वर्ड यूज किया था स्पिरिचुअलिटी। क्या होता है स्पिरिचुअलिटी आप लोगों के हिसाब से? मतलब आप लोग बताइए अपने अपना वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग सर। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि चाहे हम किसी भी भगवान को माने ना माने, हम एक डिवाइन सोल, डिवाइन एनर्जी को माने। चलो, ठीक है। और सर वही गिविंग अवे। और बाकी कोई डिवाइन सोल को मानना, ठीक है, फिर आगे? सर वही समभाव रखना। संभाव रखना स्पिरिचुअलिटी नहीं। और कोई और? एनीबडी एल्स? अपनी आत्मा को भगवान के चरण में शरण कर दे। आत्मा को भगवान के चरण में, ये वो ये सब कुछ सर खुद being को sir, समझना। being in a state of happiness all the time. स्टेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल द टाइम। अच्छा, और सर खुद को समझना। खुद को समझना काफी काफी क्लोज है। आप खुद को समझने वाली जो है ये खुद को, दिस इज वेरी क्लोज। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मतलब जो है वो ये होता है कि हम अपनी ईगो को ट्रांसेंड कर जाएं। मतलब हम ईगो, जब हमारी ईगो है, कोई भी चीज आती है हमारी, कहीं पर भी हम जब बात करते हैं तो हम ईगो जो है हमारी, दैट इज द मेन फैक्टर। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारी ईगो है, क्योंकि हमारी ईगो ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और ईगो से परे जाना, ईगो को ट्रांसेंड करने का मतलब है अपनी ईगो को ड्रॉप कर देना, अपनी ईगो को बिल्कुल ही जीरो कर देना। जैसे ही वो कर दोगे आप स्पिरिचुअल हो जाओ। दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद मेडिटेशन, नथिंग टू डू विद, हाँ मेडिटेशन इज अ वे टू ट्रांसेंड योर ईगो। आपकी ईगो को खत्म करने का एक तरीका है मेडिटेशन। और जो लोग मानने पे बात विश्वास करते हैं, ठीक है, एक और मैं चीज बता दूं, स्पिरिचुअलिटी मानने वाली चीज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जानने वाली चीज है। जब तक आप मानते रहेंगे किसी भी चीज को तो आप अंधेरे में रहेंगे। मानना सबसे बड़ा अपने साथ वो करना है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, हम सब मानते ही हैं, भगवान को हम मानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलीफ। हम आई बिलीव इन गॉड, ऐसा बोलते हैं ना, आई बिलीव इन गॉड। यू ओनली बिलीव इन दैट थिंग विच इज नॉट ट्रू। मतलब अगर आप जानते हैं, मतलब आप ये समझ के देखिए, बड़ी गहरी स्टेटमेंट है। यू बिलीव ओनली इन दोज थिंग्स विच इज नॉट ट्रू, अदरवाइज यू वुड हैव नॉट बिलीव्ड इन इट, यू वुड हैव नोन इट। यू डोंट बिलीव कि कल सूरज उगेगा, यू डोंट बिलीव इन रात को चंद्रमा दिखेगा। यू नो इट, सुबह सुबह होगी, यू नो इट इज, ये होगा। वो बिलीफ का काम नहीं है, वो हमें मालूम है, वो नॉलेज, वो हमें पता है, वो हम जानते हैं, मानते नहीं है। जब हम मानना अगर हम करेंगे, जब तक आप मानते रहोगे चीजों के लिए, समझो आप अंधेरे में जी रहे हो, वो सच नहीं है। और इसी सच की तलाश में जितने भी हमारे वो निकले, जितने भी सदपुरुष हुए, वो सब इसी सच की खोज में निकले। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो, कि भाई एक्चुअल ट्रुथ क्या, व्हाट इज ट्रुथ। क्योंकि रेस्ट एवरीथिंग इज योर फेथ और बिलीफ, और हम सब बिलीफ और फेथ में ही लगे हुए हैं। यू विल ओनली बिलीव, तो सबसे बड़ा बिलीफ, और सबसे बड़ा बिलीफ का मतलब है वन विच इज दैट वन। और इसको आप वो कर लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा डेफिनेशन को, डेफिनेशन ऑफ बिलीफ। तो उसमें आएगा आपको, उसमें पता लगेगा, उसमें गूगल भी बताएगा आपको। यू बिलीव, मतलब विच इज नॉट ट्रू, जो चीज जो सच नहीं है उसी में आप बिलीव करोगे। जो सच है उसमें बिलीव नहीं करोगे, उसको आप जानोगे। तो सच को आप जाना जाएगा, और बाकी तो बिलीफ हम जो कर रहे हैं वो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे फेद हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये सब हमारा मानने वाली चीज है। तो जो लोग मानने पे विश्वास रखते हैं तो मानते रहिए। अच्छा, मानने पे भी फिर अब बहुत सारा तर्क आता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं हमारे यहाँ, फिर वो बताते नहीं, भगवत गीता में तो बताया गया भक्ति योग, भक्ति मार्ग भी है एक। भक्ति तो हम भगवान की करते हैं, भक्ति तो हम भगवान की करते हैं ना। भक्ति भक्ति मार्ग एक है जिससे मोक्ष मिल जाता है, जिससे हम लिबरेट हो जाते हैं, जिससे हम पा लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है वो भी। अब भक्ति मार्ग को कैसे बताया गया, कि भक्ति मार्ग हम क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? अब ये हम रिचुअल्स में फंसे,
कौन सा मंत्र कैसे बोल दिया, कैसे हमने आज कैसे क्या फूल चढ़ाए, क्या करे, क्या हमारे जो रिचुअल्स है, हम रिचुअल्स कर रहे हैं सारे, हमारे भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति होती है जो मीराबाई ने करी, जो प्रहलाद ने करी। वो क्या भक्ति थी? वो भक्ति है कंप्लीट सरेंडर। जिस दिन आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे, कि सरेंडर का मतलब ये है कि कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप भगवान के लिए बड़े थैंकफुल है, जी बड़ा अच्छा हो गया, ये कुछ गलत हुआ आपने कहा अरे ये क्या कर दिया, मेरे साथ इतनी गलतियां हो रही है, मेरे साथ इतना कुछ खराब हो रहा है, फिर भी मैं भगवान में मानूं। जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, और जैसा हो रहा है वो आपको एक्सेप्टेड है। हम अगर उस भाव में जीना शुरू कर देंगे तो वो कंप्लीट सरेंडर है। कर सकते हैं हम ये, तो भक्ति मार्ग भी आपको करा देगा। हम तो कटोरा लेके खड़े हैं भगवान के सामने हर समय, कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। और मजे की बात तो ये है कि जो हमारे पास कटोरा है वो भी इतना सही है। अरे जब मांगने जाओ तो बड़ा मांगो, मतलब भगवान देने के लिए बैठा है, अगर मांग ही रहे हैं भगवान से तो कम से कम हमारी सोच ही इतनी सी है, जरा सी चीटी भर की सोच है, और वो चीटे भर की हम डिमांड रखते हैं भगवान के सामने। तो भगवान तो देने के लिए बैठा है, यूनिवर्स देने के लिए बैठा है। हम मांगे तो सही, हम इतनी हिम्मत तो दिखाए, हम मांगे। आप मांगोगे 1 करोड़ रुपए दे दो, 1000 करोड़ मांगने की हिम्मत ही मुंह से निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते अपने आप पे कि हमें मिल भी सकता है। तो इसको एक मैं बोलता हूँ, हमारा एक बहुत साल पहले मैंने इसको एक वो बनाया था कि B2B ऑफ लाइफ। B2B ऑफ लाइफ वो है, बिगर द बोल बिगर द बाउंटी। तो जितना बड़ा कटोरा हमारे हाथ में होगा उतनी बड़ी हमें भीख मिलेगी। हम सब भिखारी हैं यहाँ, सब हम मांगी तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी से मांग ही रहे हैं। तो जब मांग रहे हैं, जब हमें पता है कि हम कौन है, तो कम से कम बड़ा मांगे। अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने आप अपने जो कटोरा है उसको बड़ा करिए। अब इसको बड़ा अच्छा बोला जाता है कि रेन विल फिल द वेसल, मतलब रेन विल फिल द वेसल, जब बारिश होगी पूरी आपका कटोरा भरेगा। बट कितना भरेगा दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेसल। आपके हाथ में कितना बड़ा है, कितना बड़ा कटोरा लेके बैठे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितनी क्या प्राप्त होगा। तो जब भी मांगे तो अपने आप को थोड़ा बड़ा करके मांगे, और पूरा मांगे, ठीक से मांगे। मतलब सोचे कि हम क्या मांगने चाहिए, चिल्लड़ मांग रहे हैं भगवान से, और या हम कुछ बड़ा मांग रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपने बोला, तो ये बिलीफ वाली जो कहानी है ना, ये बड़ी खराब है। ये हम बिलीव ही करते रहते हैं, हम सच जानने की कोशिश ही नहीं करते, ना हम सरेंडर करते हैं। और उसी में गीता में ही बोला गया कि एक तो भक्ति मार्ग बताया गया, एक कर्म योग कर्म मार्ग बताया, कर्म योग वाला जो बताया गया कर्म योग है, और एक ज्ञान योग ज्ञान मार्ग बताया गया। कर्म वाला जो है वो भी वही है। कर्म जब हम करते हैं तो हम फल की इच्छा से करते हैं, या हमारे को फल की बड़ी अटैचमेंट होती है। अगर हम कर्म करें और हम निष्काम भाव से कर्म करें कि जो भी फल होगा वो देखा जाएगा, या मतलब इसका बड़ा अच्छा वो जो श्लोक है, आप लोगों ने वो देखा, स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें एक वो महीप सिंह करके सरदार जी आते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं कैसी रील में देख रहा था, उसमें उन्होंने हरियाणा के, तो हरियाणा में ऐसे ही बोला जाता है, कहता है ये जो कर्मण्यवादी का रास्ते जो वो है श्लोक है गीता का, इसमें ये फल की इच्छा मत करो, कर्म करो बस। कहता हरियाणा में भी लोग ऐसे ही करते हैं, वो भी बोलते हैं कि कर्म किया अब देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। तो जो होगा देखी जाएगी जो है, उसका मतलब बेसिक ये था पूरे उसका, कि देखी जाएगी। जो भी आप कर रहे हो वो देखा जाएगा होगा क्या, तो उसके लिए क्या होना है, नहीं होना है, कितना होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता, कि हम तो रील्स बना रहे हैं, हमारे व्यूज ही नहीं आ रहे, हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा। आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप रील्स या वीडियो बनाओ और उसके व्यूज ना मिले, आपको लाइक्स ना आए, तो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है और परेशान हो जाता है। तो अगर ऐसा कभी कुछ हो भी रहा है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो आप काम कर रहे हो चुपचाप करते रहो। तो आपको नहीं मालूम कब क्या चलेगा, कैसा चलेगा, कहाँ चलेगा, कुछ नहीं पता, चुपचाप करते चलो। तो ये, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, जो हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलता। और इसी का नाम हमने दे दिया है प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम वर्ड यूज करते हैं, बड़ा जिम्मेदारी के साथ वर्ड यूज करनी चाहिए हमें। हम जब वर्ड प्रॉब्लम यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होती क्या है, हम सब लोग अभी, क्योंकि अभी सबको प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम का क्या क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को? सर जो सॉल्व नहीं हो पाती। जो सॉल्व नहीं हो पाती। अच्छा, और
वो जो हमें हमारी लिमिटेशंस का एहसास दिलाती है। लिमिटेशन का एहसास दिलाती है। सर जहाँ पे हम एफर्ट डाल रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक, ये अच्छा मुझे लगा। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, या हम कहें एफर्ट भी नहीं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिजल्ट। तो प्रॉब्लम इज डिस्टेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी चीज से, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो हस्बैंड से, वाइफ से, पेरेंट से, नौकरी से, पैसों से, जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो एक्सपेक्टेशन क्या है और जो आपकी रियलिटी जो है वो क्या है, उसका जो डिस्टेंस है वही प्रॉब्लम है। जितना बड़ा डिस्टेंस उतनी बड़ी प्रॉब्लम। अब ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम इस वर्ड को ही खत्म कर दें, अब ये सोचो, अब हम लोग कितना इजीली वर्ड यूज कर देते हैं प्रॉब्लम, है ना। भाई दाल में नमक ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। तो कोई भी छोटी सी चीज हो गई, कोई घर में कुछ भी छोटा सा कुछ खराब हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब सोच के देखो, जो पैलेस्टाइन में लोग हैं वो क्या वर्ड यूज करें अपने लिए। जो यूक्रेन में लोग जो बेचारे इतने लाखों लोग मर गए, वो लोग कौन सा वर्ड यूज करें अपने को बताने के लिए कि वो प्रॉब्लम में है कि किस में है। हम लोग हर छोटी चीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पता लगता कि हम जो वर्ड प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं और जो एक्चुअल कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो उस हर प्रॉब्लम को उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम लेता है। अब अगर हम ये वर्ड चेंज कर दें अपनी डिक्शनरी में, सिर्फ ये वर्ड एक चेंज कर दे, हम वर्ड प्रॉब्लम यूज करना बंद कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई ये कैसे सॉल्व हो जाएगी, ऐसे कैसे, ये सिर्फ वर्ड यूज कर दिया। करके देखो, करके देखो, देखो क्या होता है जब हम सोचते हैं, जब हम सोच रहे हैं, कोई भी चीज सोचते हैं हम लोग, तो इट इज नॉट थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? जो हम थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, थिंकिंग इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद योर ओन सेल्फ। हम अपने आप से बात कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं, और एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उस लैंग्वेज के लिमिटेड वर्ड्स हैं, वही हमारी डेस्टिनी शेप करते हैं, वही हमारे थॉट्स आती हैं। तो जो हमारे लिमिटेड वर्ड्स हैं, जो हम यूज करते हैं अपनी थिंकिंग के अंदर, वो वर्ड्स जो हैं, उसमें एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा वर्ड है। हम उस वर्ड को चेंज कर दें, अगर कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज करना शुरू करें, और आज से आप सब लोग वर्ड यूज करना शुरू करो, वो कौन सा वर्ड? सिचुएशन। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को चेंज करके कहते हैं चैलेंज यूज करो। मैं कहता हूँ चैलेंज इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड। बट जैसे ही आप सिचुएशन वर्ड यूज करना शुरू करोगे, कि एक सिचुएशन आ गई, मुंह से निकला, अरे बहुत एक प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मत बोलिए, बोलिए बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई। तो जैसे ही आप सिचुएशन वर्ड यूज करेंगे, योर सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रीट दिस एज अ, अरे सिचुएशन है, अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो प्रॉब्लम मेंटेन रखेगा, सॉल्व नहीं होने देगा। वो कहेगा प्रॉब्लम तो बड़ी होती है, छोटी थोड़ी होती है। वो हम उसी लूप में चलते रहेंगे। एंड दीज वर्ड्स हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन से वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं अपने साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। करके देखिएगा, एक कॉन्शियसली एफर्ट करिएगा कि मुंह से वर्ड प्रॉब्लम ना निकले, और हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके देखिएगा। अगर तो सॉल्व हो गई तो खुश हो जाइए, फ्री में सॉल्व हो गई, कुछ नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि हो ही जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब इसमें पैसे नहीं लगे। पैसे लगे, पैसे दिए होते तो फिर उसके बाद बहुत सारे, फिर ये पता लगता तो आपको, तो हाँ कितनी बड़ी बात है, कैसा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इजीली लेता नहीं था चीज़ों को, वैल्यू नहीं करता चीज़ों को। तो इसलिए अभी प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए सिचुएशन से, एंड सी फॉर योर सेल्फ, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर। बहुत सर सिंपल यहाँ है। पे मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, जब मैनी ये टाइम्स ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। अब देखो वो तो खैर वो है ही है, वो क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से, हमारा विजन जो है सामने है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, सामने से देखते हैं। वो जो ऊपर बैठा है वो ऊपर से देख रहा है। ठीक है, ऊपर से देख रहा है, उसको मालूम है अभी आप ये परेशान हो, कोई बात नहीं, आगे जो है बहुत अच्छा है। आगे प्रॉब्लम से बता, आगे इससे बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहा है वो आपको कई बार, या कोई और अच्छी चीज होने वाली है आपके लिए, इसलिए ये छोटी चीजें आपको नहीं मिल रही, तो बड़ा कुछ होने वाला है। तो वो उसके विश्वास रखो उसके ऊपर। अगर उसको मानते हो तो उसको विश्वास रखो, उस पर सरेंडर रखो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, चलो, हो गया काफी ज्ञान, अब काम करेंगे। ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है।
चलिए, अब आज हम प्लैनेट्स शुरू करने वाले हैं। तो प्लैनेट्स को हम रूल्स जो है, पहले हम रूल्स करते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रूल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे BNN के, जब ये हमारा पूरा हो जाएगा, प्लैनेट सारे पूरे हो जाएंगे, राशियां हो जाएंगी, फिर हम रूल्स पढ़ेंगे कैसे हमने वो बनाने हैं। तो हम प्लैनेट से शुरू करेंगे। तो आज सन से शुरू करेंगे। सन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारा। और सन का अगर हम बात करते हैं तो सन में हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है सन? फादर, सोल है मेरी, डिसिप्लिन, सोल। सोल है, फादर है। अरे मैं पूछ रहा हूँ सन इम्पोर्टेंट क्यों है, एक्चुअल सन क्यों इम्पोर्टेंट है? सन के बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइफ तो है। अगर सन नहीं होगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नो सर, नॉट पॉसिबल। नॉट नो। पॉसिबल। बस इसीलिए सन इम्पोर्टेंट है। सन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सन के बिना देर इज नो लाइफ। इसीलिए प्लैनेट, हम सन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि सन जो है हमारा एक लाइफ का फोकल पॉइंट है। मतलब इसी के इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती है, सूर्य के आसपास ही लाइफ घूमती है। सन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन से सारी लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और सन से लाइफ पॉसिबल है इसीलिए, और इसको हम फादर से या किंग से जोड़ देते हैं या गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बिना भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब घर का जो अर्निंग मेंबर है उसको हम फादर या फादर फिगर की तरह ले रहे हैं, जो कि पूरे घर को पालता है। तो अगर किसी केस में फीमेल पाल रही है तो वही फादर की पोजीशन है। तो वो मतलब इट इज बेसिकली एवरी प्लैनेट। और यहाँ पर हम जैसे हर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, उसी तरीके से घर के सभी मेंबर जो हैं फादर के इर्द गिर्द घूमते हैं, या गवर्नमेंट सरकार के इर्द गिर्द घूमेंगे। सब हमारी सबकी लाइफ वैसे ही घूम रही है जैसे प्लैनेट घूम रहे सन के आसपास। सन, इसीलिए सन को फादर और गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया कि इनके बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ। अब ये सन जो है, मतलब ये सन का एक ग्रेविटेशनल पुल है। सन का एक बहुत मेजर ग्रेविटेशनल पुल है। जो प्लैनेट, कभी हम लोगों ने इस बारे में सोचा है किसी ने कि भाई ये जो प्लैनेट घूम रहे हैं इतने इर्द गिर्द, कभी आपस में टक्कर क्यों नहीं मारते, आपस में टकराते क्यों नहीं है? कि अब ऐसे लूज हो सकता है ना, इतने तेज स्पीड से घूम रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, बट वो कभी नहीं होता क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल है। सिर्फ सन का ही नहीं है, हम जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट आते हैं दो प्लैनेट के बीच में। एक है सन और एक है जुपिटर। तो सन और जुपिटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम कह लें, जो दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसके कारण जो एक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसी की वजह से सारे प्लैनेट एक ही लाइन में, एक साथ, एक ही तरीके से वैसे ही घूमते आ रहे हैं करोड़ों सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर से। इसी तरीके से आगे भी बिलियंस ऑफ ईयर तक घूमते रहेंगे। सन जो है, सन से सन की लाइट आती है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है सन की लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? हम लोगों को सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? जिस भी घर में, जिस भी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है, अगर आपको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, आपको 20 से 30 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। अगर आप 20 से 30 मिनट सनलाइट में रहते हैं, मॉर्निंग सनलाइट में रहते हैं, आपका डिप्रेशन 15 दिन के अंदर दूर हो जाएगा। कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको बेसिक सी चीज चाहिए, सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं होती, आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ सनलाइट नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं। आजकल इंडिया में भी बहुत बढ़ गए हैं लोग डिप्रेशन वाले। क्यों? क्योंकि जो घर बन गए हैं हमारे, तो जब हम वास्तु पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला तो इलाज मैं यही बताता हूँ, भाई घर में रोशनी नहीं आ रही, अगर सनलाइट नहीं है तो आपके घर का कोई इलाज नहीं। घर में रोशनी होना, सनलाइट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है घर के अंदर सनलाइट होना। और अगर आप सनलाइट में रहते हैं तो आपकी डिप्रेशन वगैरह या आपका मेंटल, आपकी बोन्स, आपके अंदर एनर्जी रहती है। सन हमारी वाइटैलिटी का कारक है, हमारी फिजिकल वाइटैलिटी का कारक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फिर
जो जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है वो हमारी सनलाइट से आती है। हड्डियों के अंदर स्ट्रेंथ हमारी सनलाइट से आती है। जो विटामिन डी की कमी है वो सनलाइट से सनलाइट से मिलता है हमें। अच्छा, अब सनलाइट से होता क्या, हमें हमें जब लाइट होती है तो हमें दिखाई देता है, तब हमें दिखाई देता है, लाइट में हमें दिखाई देता है। इसीलिए सन जो है हमारे विजन का भी कारक है, और सन को हम राइट आई से जोड़कर भी देखते हैं। सन हमारा राइट आई भी है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आई हमारा मून है, राइट आई हमारा सन है। और आप देखेंगे बड़ा बीएन के बड़े अच्छे तरीके से हम समझाया जाता है इसमें। जैसे सन जब भी शनि के साथ बैठा होगा, ठीक है, या केतु के साथ होगा, आपकी आईज वीक हो जाएंगी। ठीक है, आईज जो है वो कमजोर पड़ जाएंगी। सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। और सन और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो आई डिजीज होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत सिंपल से आप देख, किसी का भी देख लीजिए, चश्मा लगा हुआ है, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन, या सन से सैटर्न कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुआ है। अच्छा, टांगों पर सबसे ज्यादा सर कहाँ, धूप कहाँ लगती है हमें? अगर आप धूप में बैठे हो तो हमारे सर पे लगती है, हेड पे। तो हेड को भी हमने सन के कारक में ही डाल दिया है। सन एग्जॉल्टेड जो है, सन एग्जॉल्टेड होता है कौन सी राशि के अंदर? एरीज में। और डेबिलिटेटेड होता है लिब्रा में। अभी आप लोगों ने देखा जो आजकल टाइम चल रहा है, ये टाइम कौन सा चल रहा है? अभी सन लिब्रा में है या एंटर किया है। अब जब इसमें अमावस आएगी, लिब्रा में जब अमावस आएगी तो क्या होगा? लिब्रा में जब सन होता है, अमावस आती है, तब हम दिवाली बनाते हैं। तो वो दिवाली का टाइम है। अच्छा, सन की मूवमेंट को हम जब बोलते हैं उसको हम बोलते हैं संक्रांति। सन की मूवमेंट है संक्रांति। तो सिर्फ मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति का मतलब हो गया मकर राशि के अंदर सन का प्रवेश। जब सन अपनी अपनी सन की जो पूरी चाल है उसको हम संक्रांति बोलते हैं। और जब वो मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति है। या अभी तुला संक्रांति बोल सकते हैं, जब हम तुला राशि में आया है। तो कोई भी हर एक राशि के अंदर जब जाएगा तो उसको संक्रांति बोलेंगे। और इसी तरीके से सन की एक और मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये क्या होता है उत्तरायण और दक्षिणायन? उत्तरायण से क्या याद आता है आपको? सर जो ये एकादशी आती है जब देव सो जाते हैं और उठ जाते हैं। हाँ, देव सो जाते हैं और देव उठ जाते हैं। तो कर्क कर संक्रांति के टाइम पे देव सो जाते हैं। सो जाते हैं। देव सो जाते हैं ऐसा बोला था, देव सो गए। और फिर अभी जब ये देव उठानी एकादशी आएगी तो हम बोलेंगे देव उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक माना जाता है, देव सो रहे हैं देव उठ रहे हैं। बेसिकली हम उत्तरायण और दक्षिणायन को बोलते हैं सन की मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जब होती है तो वो हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। अब नॉर्थ टू साउथ उत्तरायण की एक और, उत्तरायण कब होता है? हमारा मकर संक्रांति जब आती है तब हम उसको बोलते हैं उत्तरायण। सूर्य जो है उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण होने का बेसिक मतलब यही है कि ये नॉर्थ टू सन की मूवमेंट अब चेंज हो गई। अब सन की मूवमेंट जब चेंज होती है, अब ये ऐसा हमारे उसमें भी था कि महाभारत में भी बोला गया था जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। अब उत्तरायण, सूर्य को उत्तरायण जो टाइम होता है 6 महीने का, जो एक उत्तरायण टाइम है, इसको लोग बड़ा ऑस्पिशियस मानते हैं। और जो दक्षिणायन टाइम है उसको उतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, उत्तरायण में सनलाइट बहुत ज्यादा तेज होती है, तो अच्छी ब्राइट सनलाइट है और फसलें होती हैं उस टाइम पर, सारी चीजें हो रही हैं। और जब दक्षिणायन होता है तो विंटर्स आती हैं और वहां पे सन की लाइट जो है थोड़ी सी डिम हो जाती है। अब जब ये दक्षिणायन हो रहा है तो अब देखिए हमारे पुराने जमाने में कितना अच्छा लोगों ने बना रखा है। जितने भी फंक्शंस करने, जितने भी हमारी सेलिब्रेशन है, मेजर त्योहार हैं, सारे के सारे दक्षिणायन में ही आते हैं, ताकि लोगों को मायूस ना होना पड़े, लोगों को ऐसा ना फील हो कि भाई अब डिप्रेसिव है कुछ चीज़ें। अब जैसे जो हम कोई भी आप दक्षिणायन ले लो, मतलब उत्तरायण में उतने सिर्फ एक शादी का एक सीजन आता है और एक होली बनती है, बस यही दो त्योहार हैं। आपके रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी से लेके ये दशहरा, दिवाली, ये सभी चीजें हमारे दक्षिणायन में ही होती हैं। और विंटर्स का जो हमारा मैरिज सीजन है वो भी बहुत ज्यादा, समर से बहुत ज्यादा ज्यादा लोग विंटर्स में शादियां करते हैं, ज्यादा वो रहता है। तो
ये हमारा दक्षिणायन, ये दो मूवमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सन की। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सन जो है हमारा आत्मा को बताता है। सन हमारी सोल है, सन हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। अब आपका एक हम बेसिक तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मैंने उसमें भी बताया था, जो हमारा पराशरी वाला कोर्स है, कि सन जब आत्मा हम जिसको कह रहे हैं, जिस भी घर में सन बैठा है आपका, वहां हमारी आत्मा बैठी है। हमारे को बड़ा उस काम को करके हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी आत्मा को सुख मिले जहां सन बैठा हुआ है आपका। अब सन के अंदर हम जो जीव कारक की बात करते हैं, सूर्य के अंदर हमारे को जीव कारक है। जीव कारक क्या है सूर्य के? सबसे इंपॉर्टेंट जीव कारक है हमारा सन का, जो फादर है, सन है, और इसमें भी हम सोल लिख सकते हैं, सोल है हमारा आत्मा। ये जीव कारक है सूर्य के। मतलब जब भी हमें फादर की बात करनी है, बेटे की बात करनी है, तो हम सन को ही देखेंगे। फिर अजीब कारक आता है इसी में। अजीब कारक क्या है सन के? बहुत सारे हैं अजीब कारक। सबसे पहले तो सन एक बड़ा पायस प्लैनेट है। ये कभी भी, मतलब ये बहुत पायस, और इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई छल कपट नहीं है। सूर्य की जो रोशनी है, हालांकि पराशरी के अंदर इसको ना तो मेलेफिक माना गया ना ही बेनिफिक माना गया। इसको बोला जाता है क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह का मतलब है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। जैसे फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो जो सन की जो पनिशमेंट होती है वो बेटरमेंट के लिए है, आपके आपका कुछ बुरा करने के लिए नहीं है, भला करने के लिए। तो इसको एक बड़ा पायस प्लैनेट माना गया सन को। सन इज अ पायस प्लैनेट। ये इसको हम डिग्निटी भी कह सकते हैं, इसमें डिग्निटी भी आती है। इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और सेल्फ एस्टीम भी आती है। ये सारी तीनों चीजें हमारी सन के अंदर आती है। ये एडमिनिस्ट्रेटर है, पेयर है, जेनरस है, रिलायबल है। पॉपुलैरिटी जो है हमारी, पॉपुलैरिटी, पॉपुलर, सक्सेस, नेम एंड फेम, स्टेटस, प्रेस्टीज, हमारा प्रमोशन, और ये भी जैसे मैंने बोला आपको पनिशमेंट फॉर बेटरमेंट, ये भी इसी में आएगा। ऑनेस्टी का भी है कारक, सैक्रिफाइस है। और कुछ कुछ इसके कारक तत्व मंगल से मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर भी एंगर आएगा, करेज आएगी। और गवर्नमेंट से इसको जोड़ते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जॉब भी आते हैं इसी के अंदर। सारे मिनिस्टर, जो भी अच्छी पोजीशन में कोई लोग हैं, एमएनसीज जो है हमारी, एमएनसीज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, मेल होने का कारण, ऑल मेल्स, मेल प्लैनेट है सन को, हम मेल प्लैनेट मानते हैं। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एम्बिशन, अथॉरिटी डाल दिया मैंने, अथॉरिटी भी इसी में आएगा। अथॉरिटेटिव प्लैनेट है सन बहुत। करिश्मा, क्लैरिटी। अच्छा, सन जो है बड़ा ही सन के बिना हमें, चूंकि इसको हम बोलते हैं नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट, मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ सोल। तो ये हमारा आत्मकारक प्लैनेट है। हर किसी के लिए सूर्य जो है आत्मकारक प्लैनेट हो जाता है। हालांकि जब हम जैमिनी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसके अंदर आत्मकारक जो है, जो हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है आपकी कुंडली के अंदर, उसको हम आत्मकारक बोलते हैं। बट यहाँ पे हम ऐसा दे सकते हैं कि सन जो है नैसर्गिक आत्मकारक, या और नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ सोल, हम इसको मान लेते हैं। तो सन जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ सोल है। कॉन्शियसनेस इसमें आती है, कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो एनलाइटनमेंट है, या इसको हम एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं, बिना सन के एनलाइटनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। हायर कॉन्शियस, क्योंकि सन एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जब आप जान जाते हैं कि आप उसी के पार्ट हैं, वही कॉन्शियसनेस आपके अंदर भी है, वही कॉन्शियसनेस सब में है, हर जगह है, तो आप समझो आप हमारा एनलाइटनमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। करेज भी है,
सन में हमारा करेज भी आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, ईगो है, एनर्जी है, फादरहुड, फायर, फोकस, ग्लोरी, इंस्पिरेशन, हेल्थ, ऑनर, लीडरशिप क्वालिटीज, इनर फायर, मैस्कुलिन एनर्जी। हमारे सभी के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, वो भी सन है। मोबिलिटी, पावर, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और एक सेल्फ रियलाइजेशन, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, विजन, विल पावर। कुछ कुछ इसमें जैसे कुछ कुछ चीजें हमारी मंगल के साथ भी मैच करेंगी, तो इतनी सारी चीजें हमारे सन के अजीब कारक तत्वों में हम ले सकते हैं या सन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ले सकते हैं। ये सन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी सारी चीजें। और जो बॉडी पार्ट आता है सन के अंदर, जो सन बॉडी पार्ट इंक्लूड करता है, वो हमारे बॉडी पार्ट में आएंगे। राइट आई, बोन्स, हार्ट, हेड, हमारा स्केलेटल एंड कार्डियो सिस्टम। अगर हम इसमें वास्तु की बात करें तो सन से जो रिलेटेड, हालांकि हम नाड़ी वास्तु थोड़ा सा ब्रीफ में टच करेंगे लास्ट में। और उसमें सर्कल शेप, इसकी डायरेक्शन हमारी ईस्ट है सन की। फायर एलिमेंट है, कॉपर मेटल, इसका जो जेमस्टोन है वो रूबी है। ऑरेंज कलर, जो हमारे घर की राइट हैंड साइड विंडो है, इसको हम सन से देखते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, रॉयल पैलेसेस हैं, फोर्ट्स, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट उसमें भी आएगा, मरकरी में भी आएगा। ओपन फील्ड्स, जहां पर बिल्डिंग विद प्लेंटी ऑफ लाइट, प्लेंटी ऑफ लाइट जहां पर भी आती है, वो सारा हमारा वास्तु वाले एंगल से भी हम सन को देख सकते हैं। खाने की अगर हम बात करें, इसके अंदर फूड जो आएगा, ये सब चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपको किसी की रेमेडी देनी है, कुछ करनी है, आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सन की एनर्जीज को चाहिए, हमें अपने अपने अंदर सन की एनर्जीज चाहिए। तो आप किसी भी बड़ी सरकारी बिल्डिंग में घुमाओ जाकर, वहां पे थोड़ा टाइम बिताओ, आपके अंदर सन की एनर्जी, मतलब सन को बेसिकली हमने वो लेना, सनलाइट से बेटर कुछ नहीं है वैसे तो सनलाइट की हम बात कर सकते हैं। बट फूड की अगर हम इसमें बात करते हैं, खाना क्या आता है इसके अंदर, वो हमारा आएगा व्हीट, जैगरी, गुड़। तो गुड़ का दान, संडे के दिन गुड़ का दान करना, संडे के दिन गेहूं का दान या आटे का दान करना, चपाती, रोटी, पूड़ी, व्हीट से बनने वाली सारी चीजें, चाहे चपाती हो, रोटी हो, पूड़ी हो, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो, ये सब चीजें जो है इसी में आती हैं। हमारा सैफरन जो है वो भी इसी में आएगा, जो केसर जिसको हम बोलते हैं, पेपर, जिंजर, क्लोव्स, इलायची, दालचीनी, सिनेमन और जीरे, सिक्यूमन सीड्स, ये भी इसी में आते हैं। एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, एजुकेशन हम डिटेल में करेंगे, बट जैसे इसके अंदर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, सन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, मेडिसिन आएगा, और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट जो भी है, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस वगैरह, ये सारी चीजें हो, ये सारी हमारी सन के एजुकेशन में आएंगी। हालांकि जब हम एजुकेशन पढ़ेंगे एज अ टॉपिक अलग, मरकरी का चैप्टर जब आएगा, तब हम ये सारी डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। बट ये मोटा मोटी सन के बारे में।
तो आई होप सन का आप लोगों को क्लियर हो गया, सन कैसा है। कोई क्वेश्चन सन के ऊपर किसी के भी, एनी क्वेश्चंस ऑन सन? ये कई बार हमें पता नहीं होता कि सन इतनी सारी चीजें बताता है हमारे, बट सन बहुत सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो सन हो गया हमारा। अब सन के अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगला प्लेनेट हमारा चंद्रमा है। कितना इंपॉर्टेंट है मून हमारे लिए? हमारी पूरी ज्योतिष जो है, पूरा का पूरा ज्योतिष जो है वो चंद्रमा पर बेस्ड है। हम लूनर कैलेंडर, हिंदी में जब हिंदी कैलेंडर यूज करते हैं तो हम लूनर कैलेंडर ही यूज करते हैं। चंद्रमा का कैलेंडर जो है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई बताएगा चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? Emotions, nature, सम्मान का कारक है। mother. मदर भी है, चलो वो तो जीव कारक तत्व में हम मदर को ले लेंगे। और बट वैसे चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब ठीक है, चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमिकली चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है, या हमारे को चंद्र ज्योतिषों ने चंद्रमा को, मतलब पुराने लोगों ने चंद्रमा को क्यों चूज किया कि चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट सर ग्रह एक तो मानते हैं? क्विक मूवमेंट है इसकी बहुत, और ऊपर से ये रात में अंधेरे में रोशनी देता है हमें। Basically अंधेरे में because of रोशनी, gravity, तो बैलेंस मेंटेन करता है। ग्रेविटी है, बैलेंस मेंटेन करता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हमारे, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, हमने मान ली ग्रेविटेशनल पुल चंद्रमा का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अर्थ के सबसे नजदीक जो सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी कोई है तो वो चंद्रमा है, और वो हमारी अर्थ की सैटेलाइट मानी जाती है। वो उसको प्लैनेट, जो साइंस के लोग प्लैनेट नहीं मानते हैं, ज्योतिष में हम उसको प्लैनेट मानते हैं। तो मून जो है, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि हमारा फुल मून जब होता है तो हमारे पास, हम कहते हैं उसमें हाई टाइड्स भी आती हैं। उसके अंदर फुल मून के ड्यूरिंग फुल मून हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा पृथ्वी पे जितना लिक्विड स्टफ है वो थोड़ा सा वो एजिटेटेड रहता है उस टाइम पर, फुल मून के टाइम पर। तो ये ग्रेविटेशनल पुल की भी कहानी है वो चंद्रमा की। और चंद्रमा जो है एक अकेला प्लैनेट ऐसा है जिसके तीन मूवमेंट्स हैं, तीन मूवमेंट, और किसी के नहीं है। एक है रोटेशन, अपनी एक्सिस पे घूमता है। दूसरा है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। और फिर है रेवोल्यूशन, वह अर्थ के साथ साथ ये सन के भी चक्कर काटता है, रेवोल्यूशन अराउंड सन। ये तीन मूवमेंट है चंद्रमा की। एक अपनी अपनी एक्सेस पे घूमना, घूमते घूमते वो हमारे अर्थ के चक्कर काटता है, और अर्थ के चक्कर काटने के बाद वो पूरा, ये अर्थ चूंकि काट रही है चक्कर सन का, तो सन के साथ, अर्थ के साथ साथ ये भी पूरा चक्कर काटेगा। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है चंद्रमा की, ये सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन से। सन की जो भी लाइट इस पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारे को मिलती है। और ये मतलब ये यूनिक मूवमेंट है इसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो पक्ष हम कहते हैं, दो पक्ष हैं। एक हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और एक है शुक्ल पक्ष। अंग्रेजी में इसको वैक्सिंग वैनिंग बोला जाता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बोला जाता है वैक्सिंग, जहाँ पे वो रिड्यूस होता है, और जो वैनिंग है जहाँ पर वो बढ़ता है चंद्रमा, वो शुक्ल पक्ष हो गया। और अब ये यहाँ पर एक चीज मुझे, जैसे अब इसको मदर क्यों बोला गया, सन को फादर बोला गया, मदर को बोला गया, अर्थ बच्चा है, हम अर्थ को यहाँ बच्चा मान रहे हैं। तो जैसे मून अर्थ के आसपास, जब माँ जो है बच्चे के आसपास घूमती है, या बच्चे की केयर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से चंद्रमा भी दिखता है कि वो अपना बच्चा जो है, अर्थ उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, इसलिए उसको हम माँ का दर्जा दे देते हैं। अब इसके अंदर ना चंद्रमा, अगर आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे 12 महीने क्यों हैं, या 12 राशियां क्यों हैं? क्योंकि मैंने बहुत अपने टीचरों से पूछा था, बहुत साल पहले जब मैं ज्योतिष पढ़ता था, हर टीचर से पूछता था कि ये 12 राशियां क्यों, 13 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, राउंड फिगर कर लो 10, तो ज्यादा इजी है। मतलब नहीं, 12 ही है, क्यों है 12, ये किसी ने नहीं बताया। किसी को कहता ज्यादा सवाल मत करो, क्योंकि ये ऐसे ही 12 No, हैं I तो। know the answer. I guess I know the answer. बताइए बताइए, आप मालूम है? 12 suns है। 12 सन्स है, मतलब सोलर सिस्टम में 12 सन्स हैं। किसमें 12 सन्स है? सूर्य ऐसे तो, मुझे, सूर्य तो एक ही है। नहीं मुझे ऐसे पता, मतलब एक टीचर ने सिखाया था। 12 सन कहाँ से आ गए? सन एक ही है।
12 महीने या 12 राशियां क्यों है? सर वो राशि है तो नक्षत्र के बेस के ऊपर बने हुए हैं ना, नक्षत्र को जोड़ के, तो 27 नक्षत्र है। हमारे यहाँ ना कोई भी चीज अगर बनी है तो बिना लॉजिक के नहीं बनी। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने ऋषि मुनियों की, और जिन लोगों ने ये साइंस बनाई है हजारों साल पहले। 12 राशियां क्यों हैं, 12 महीने क्यों हैं? बहुत सिंपल आंसर है। मून कितना टाइम लेता है एक एक बार एक सारी सभी राशियों में घूमने का? मून का जो टोटल जो है, मून टेक्स 2.25 इन वन राशि। ठीक है, 2.25 दिन का मून का टाइम है, तो मतलब 30 घंटे लगभग लेता है, 30 से 32 घंटे के आसपास लगते हैं। तो टोटल पूरा 12 राशियों में कितना हो गया, 12 राशियां घूमने में? 30 दिन के 27 दिन। 27 27 27 to 28 डेज, 27 to 28 डेज। और यही हमारा रिजेंबल करता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी। ठीक है, वो भी उससे, अब मैं आपको वो भी बताऊंगा डेट कैसे पता लग सकती है फीमेल में, हर फीमेल को अपनी साइकिल की डेट कैसे पता लग सकती है। वो भी चंद्रमा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे 27 दिन लगते हैं। अब सोचो ये, क्योंकि 27 दिन लगते हैं, जितनी देर में अर्थ सन का पूरा चक्कर काटती है, कितने दिन में काटती है? 365 दिन हम अंग्रेजी कैलेंडर से लेते हैं, 360 दिन हमारा लूनर कैलेंडर बताता है। तो जितने दिन में अर्थ पूरा चक्कर काटती है सन का, उतने देर में मून अर्थ का, पूरे जोडियाक का 12 बार चक्कर काट लेता है। इसलिए 12 महीने, इसलिए 12 राशि। अभी समझ में आया? जितनी देर में अर्थ घूम रही है सन में, 360 दिन ले रही है। अब ये 27 इंटू आप करो 12 बार, तो उतने दिन लेते हैं। 27 या 28 इंटू 12 बार कर लो तो लगभग, या 30 इंटू 12 बार करोगे मोटा मोटी, तो ये लगभग उतने दिन आते हैं। मतलब इट इज बेसिकली, अगर एग्जैक्ट करें तो 27.5 डेज है। 27.5 डेज इंटू 12 अगर हम करेंगे तो हमारे को एक फिगर मिलेगी, वो 300। और उतने दिन हमारे कम हो जाते हैं, एक साल में 10 दिन के आसपास कम पड़ेंगे। वो जो 10 दिन कम पड़ते हैं वो हमारा है मल, हर 3 साल में हमारे पास एक मल मास आता है या अधिक मास आता है। उस अधिक मास के अंदर हम वो 30 दिन जोड़ देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा हो गए। उस दिन दिवाली हमारी सब नवंबर में चली जाएगी, इस साल दिवाली हमारी अक्टूबर में ही है। सारे फेस्टिवल्स हमारे एक एक महीना शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लॉजिक है, इतना सिंपल लॉजिक हमें नहीं मालूम। सर ये तो मंथ्स का हो गया कि 12 मंथ्स कैसे आए, फिर राशियां क्यों आई इसमें? तो राशियां ही तो 12 राशियां, उसको हमें भाग करना पड़ा ना, वही तो 12 राशियां ही है। 12 बार जो करा हमने, तो 12 डिवीजन करे हमने जोडियाक के, हर महीने को करने के लिए या हर राशि को करने के लिए। भाई महीना मतलब राशि है, इक्वल टू हाँ मंथ, वही। राशि। मंथ इज इक्वल टू राशि। अब मैं ये भी समझाता हूँ आपको, हिंदी के महीने मालूम है? मैं चंद्रमा की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आज से नहीं, हजारों सालों पहले से हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था ये सब चीजें। अब आप चंद्रमा की बताइए, मून जो है, चंद्रमा 12 बार चक्कर काट रहा है अर्थ के। ठीक है, 12 बार उसने, जितनी देर में अर्थ ने पूरा चक्कर काटा सन का, चंद्रमा 12 चक्कर काट गया। अब 12 हमने यूनिवर्स को, हमारे सोलर सिस्टम को, या हमारे जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है, हमने उसको 12 बार 12 हिस्सों में बांट दिया। उनको हमने 12 राशियां कहा, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि एक एक जगह से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि, हर 27 का साइकिल जो था दिनों का, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसलिए 12 राशियां करी गई, ना 13 करी गई, ना 11 करी गई। तो 12 राशियां भी इसी वजह से हैं, 12 महीने भी इसी वजह से हैं। और महीना, हिंदी महीने याद है किसी को? हिंदी महीनों के नाम मालूम है किसी को? कोई भी? वैशाख, वैशाख और चैत्र, चैत्र, वैशाख, सीक्वेंस में नहीं आषाढ़, बताऊंगे, ऐसे श्रावण, बताऊंगे, ज्येष्ठ भाद्रपद, मास, फाल्गुनी। सावन, भादो। कुछ तो, फाल्गुन, भाई माघ। कुछ तो हाँ, हमारे फिल्मी गानों ने बता दिया हमें। ठीक है, सावन भादो तो हमारे को फिल्मी गानों ने बता दिए, जेठ महीना और ये सारी चीजें हमें बता दी फिल्मी गानों ने। चलो भला हो उनका, कुछ हमें हिंदी नाम याद है। अब कार्तिक। ये नाम है हिंदी, जो नाम है, क्यों पड़े हिंदी के नाम ऐसे? हिंदी के ये नाम ऐसे क्यों, भादो, और ये क्यों है हिंदी महीनों के सर नाम? शायद नक्षत्र पे नाम रखे गए थे ये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्यों रखे गए थे नक्षत्र पे नाम? क्योंकि उस महीने, उस नक्षत्र में पूर्णिमा आती है। जैसे जेठ महीना जो है, जिसको हम जेठ बोलते हैं, वो ज्येष्ठ महीना है, तो ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर पूर्णिमा आएगी।
उस महीने। ठीक है, अभी जैसे हम अभी कार्तिक शुरू होगा, कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक जो है वो कृतिका नक्षत्र के ऊपर है, तो उसमें पूर्णिमा जो आएगी वो कृतिका नक्षत्र में आएगी। अब ये सोचो कितनी प्लानिंग, कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन है, वो हर समय आज तक उसी नक्षत्र में आ रही है, आज तक उसी नक्षत्र में आ रही है, उसी में आ रही है, इसीलिए वो सारे महीनों के नाम उस तरीके से रखे गए हैं। इसीलिए 12 महीने, क्योंकि जिस नक्षत्र में पूर्णिमा आती है उसी नक्षत्र, वो उसी के बेसिस पे सारे नाम, महीनों के हिंदी कैलेंडर में जो नाम है उसी तरीके से। तो चंद्रमा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे उसमें। सोचो हमारी राशियां भी क्यों है 12, क्योंकि चंद्रमा 12 बार चक्कर लगाता है। हमारे महीने क्यों है 12, क्योंकि चंद्रमा 12 बार अर्थ के चक्कर लगाता है, जितनी देर में अर्थ सन के चक्कर लगाती है। अब वो नक्षत्र भी हमने देख लिया, नक्षत्र भी उसी पूर्णिमा आती है, इसलिए हम उसके नाम पे रखते हैं, महीने भी उसी नाम पर हैं। अब ये आप समझो कि चंद्रमा जो हमारे मतलब इंपॉर्टेंस, अगर ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से अब हम बात करें इसमें हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब आप पैदा हुए हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तो हम एक बैलेंस दशा में पैदा होते हैं। मतलब आपकी जब, जिस दिन आप पैदा हुए वो एक कोई दशा चल रही है किसी प्लेनेट की, वो किस प्लेनेट की दशा चल रही है। बैलेंस दशा मतलब जरूरी नहीं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी दशा। मतलब वीनस की दशा अगर 20 साल की है तो 20 साल, मतलब जिस दिन आप पैदा हो उसी दिन से 20 साल शुरू हो रहे हैं, ऐसा बहुत रेयर होगा। जैसे केतु की दशा 7 साल की है, तो जिस दिन आप पैदा हुए तो केतु की दशा में अगर आप पैदा हुए हैं तो वो बैलेंस हुआ है। अब बैलेंस दशा जो है ये क्या है, ये क्यों है, ये जिस समय आपका जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के लॉर्ड से आपकी दशा शुरू होती है। हर प्लैनेट के पास 3 3 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र हैं, चाहे वो केतु से लेके, और इसीलिए 27 नक्षत्र, 9 प्लैनेट 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। तो ये किसी भी आप प्लैनेट में जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसका जो लॉर्ड है उसकी बैलेंस दशा में आपकी दशा स्टार्ट हुई। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जब ये बोलते हैं कि चंद्रमा जो है, क्या हमने कल पढ़ा था कि चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक चिप है, एक एस्ट्रल बॉडी हम बोल के उसको लेते हैं कि वो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, और वो सारा कुछ कैरी करती है अपने साथ, वो सारा कुछ कैरी करती है अपने साथ, जितनी भी हमारी इसमें इस हमारे कर्मों का जितना भी जो भी बही खाता है वो सारा वो चंद्रमा कैरी कर जाता है, और वो फिर रिपीट अगले साल होता है। तो जहां हमने अपनी लाइफ छोड़ी है वहीं से हमारी लाइफ शुरू होगी अगले जन्म में। तो वो बैलेंस दशा भी उसी चीज को बताती है। दूसरी चीज, हम हिंदी में बोलते हैं लग्न, जब हम कुंडली बनाते हैं तो हम बोलते हैं हमारा लग्न कौन सा है, मतलब जो फर्स्ट हाउस है उसको हम लग्न बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब है द वन विच राइजेज इन ईस्ट, ईस्टर्न साइड होराइजन में कौन सी राशि उदय हो रही है उसको हम असेंडेंट देते हैं। और लग्न जब हम बोलते हैं तो लग्न का मतलब भी वही है, द वन विच ज्वाइंस। तो यहाँ हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपने पिछले जन्म को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां हमने छोड़ा वहीं से हमारी ये लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारी चंद्रमा हो गई। तो चंद्रमा बिकम सो इम्पोर्टेंट, चंद्रमा इज, वही हमारी बैलेंस दशा शुरू हो रही है हमारी। हमारा मून जो है, मून डिसाइड्स हमारा कैसा मन कैसा रहने वाला है। सब कुछ जो होता है हमारे जीवन में, सारी चीजें हमारे मन में पहले घटित होती हैं, हमारे थॉट्स में पहले घटित होती हैं, फिर एक्चुअल लाइफ में होती हैं। तो हमारा जब चंद्रमा हमारा थॉट प्रोसेस बताता है, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये सारी चीजें स्टोर करता है। आपको मालूम है आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, मतलब आपको आइडिया है कितने पावरफुल है। आप लोग मानते हो जो सोचते हैं वो हो जाता है, ऐसा मानते हो आप लोग? सबने सर हिला लिया होगा कि हाँ हम मानते हैं, लेकिन ऐसा होता तो फिर आप जो चाहते हो फिर सोचते क्यों नहीं, वैसा हो ही जाएगा सबका, फिर क्या तब प्रॉब्लम है? ऐसा होता ही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, ये कॉन्शियस माइंड ही तो है, तो जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो ये जो आप जैसा एक्चुअली सोचते ऐसा होता है, तो आप अच्छा क्यों नहीं सोचते, खराब होता ही क्यों हमारे साथ? कभी सर आपने सोचा? एक्चुअली सिचुएशन बेस्ड अगेन सोचते हैं कर्म हम कम लोग। से प्रारब्ध कर्म भी तो है। ये सब बेकार है, हम वही वाली बात है, हम मानते हैं जानते नहीं है। फिर यहीं पे वही वाली कहानी आ गई, हम मानते हैं जानते नहीं, हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है, सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग है। एक्सपेरिमेंट करिएगा एक,
पेंडुलम ले लीजिएगा, हर एक क्लास में मैं समझाता हूँ, मैं स्पेशली सिग्नेचर वाली क्लास में मुझे समझाना पड़ता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि हमारे माइंड से, हमारे थॉट से इतनी सारी चीजें होती हैं। एक पेंडुलम ले लीजिएगा, या फिर अपनी चेन गले में जो पहनी हुई है, या एक रुद्राक्ष की माला, या कुछ भी हैंगिंग जिसमें नीचे लॉकेट लगा, वेट लगा, ऐसा कुछ भी ले लीजिए। उसको पकड़ के अपना एल्बो को ऐसे रखना है कहीं पर आपने, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखिएगा, और सिर्फ उसको स्टिल, हवा ना चल रही हो, कुछ ना चल रहा हो, अपने आप से झूठ भी नहीं बोलना हमने, उसको पकड़ के रखिएगा। सिर्फ सोचिएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिर्फ उसको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और सोचिएगा, मन में उसको घुमाइए, मन में उसको घुमाइए एक एंटी क्लॉकवाइज, देखेंगे थोड़ी देर में हाथ में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो। नहीं कर पाए तो अगली क्लास में किसी दिन ले आना, सब लोग अपने अपने रखना, 5 मिनट क्लास के बाद इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसा पकड़ के रखेंगे पेंडुलम को, इसको लोग डाउजिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इट इज बेसिकली योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज वर्किंग। आप चाहते हो कि वो कैसे हिले तो वैसा ही हिलता है, आप कहोगे मत हिलो, नहीं हिलेगा। आप बोलोगे राइट लेफ्ट जाओ, राइट लेफ्ट जाएगा, आप बोलोगे सीधा आगे पीछे जाओ, आगे पीछे जाएगा। और लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कोई इसको डायरेक्शन बतानी, अपने मन में जो नेटिव लैंग्वेज आपकी, उस लैंग्वेज से बताओ उसको कैसे घूमना है। जब वो घूमता हुआ देखेंगे आप, तब आप जानेंगे कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं। यहाँ मानने की कोई चीज नहीं है, यहाँ जानने की चीज है। और जो बहुत सारे लोग इस चीज को, यहाँ ये नेगेटिव एनर्जी है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमारे मन में घूम रहा है, कहीं नहीं घूम रहा। और हमारे मन में घूम रहा, कहीं नहीं घूम रहा, वो हमारे, हम उसको जहां चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना, वहां एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जहां चाहते हैं क्लॉकवाइज घूमना, वहां क्लॉकवाइज घूमेगा। बहुत सब, रुद्राक्ष की माला ले लो, कोई माला ले लो, एनीथिंग विच इज हैंगिंग, विच हैज स्लाइट वेट, थोड़ा हल्का सा वेट है। आपकी गले में जो सोने की चेन, चांदी की चेन, किसी भी चीज की चेन अगर आपने पहनी हुई है, वो चेन ले लो, धागा पहना हुआ धागा ले लो, नीचे कुछ लटका हुआ वो ले लो, कुछ भी ले लो, हाथ में पकड़ो, उसको करो। अच्छा, ये भी नहीं अगर हो रहा, नीचे एक जगह लिखो, एक पेपर पे लिखो मर्डर, या कुछ भी आपके अंदर दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है वो लिखो, एक तरफ लिखो लव, ठीक है, उसके ऊपर रखो, ऑब्जर्व करो कि किस तरफ घूमता है वो, अपने आप दोनों तरफ, दोनों पेपर के ऊपर रखने के, पेपर चिपका के ऊपर रखना, और यू विल सी, आपको पता लगेगा जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो कि इमूवेबल। सोचो, वो तो उसमें जान नहीं है, आपके हाथ में जो चीज है उसमें तो कोई जान नहीं है, कोई ऐसा हमारा अंदर से कनेक्शन भी नहीं है, हमने तो सिर्फ पकड़ा है उसको। वो एक अजीब चीज को घुमा पा रहा है, वो अजीब चीज को घुमा पा रहा है। अभी भी आप क्लास करते करते जिसका मन करे बैठ के वो करने का कर सकता है, ठीक है, वो उसको घुमा पा रहा है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को हमारे थॉट्स के थ्रू हम घुमा सकते हैं, सोचो हम जो लिविंग है वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं। और इन सब का कारक कौन? चंद्रमा। इन सब की जो चीजें हैं, थॉट और सबकॉन्शियस माइंड का पूरा डोमेन जो आता है वो चंद्रमा के पास आता है, वो सारा का सारा चंद्रमा। चंद्रमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अगर कोई मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट पूरे 9 प्लैनेट में कौन सा है, कोई सन बोलेगा, कोई जुपिटर बोलेगा, कोई शनि बोलेगा, कर्म कारक है, कुछ है, क्या है, मैं बोलूंगा चंद्रमा है। चंद्रमा से इंपॉर्टेंट प्लैनेट कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जो हो रहा मन में ही हो रहा है, हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं हमारे मन में ही आ रहे हैं। हम अगर इसको ठीक कर ले तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी किसी ने बोला स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं हमेशा खुश रहना, हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस क्या होती है? कहाँ होती है हैप्पीनेस? हाउ डू यू फील हैप्पी? हम खुश कैसे होते हैं, या हमारी खुशी की फीलिंग क्या होती है? हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? एनीबडी, आप लोगों के लिए किसके लिए हैप्पीनेस क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही हमने नहीं। जो सोचा वो हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। जो सोचा वो हो गया, आप खुश हो जाओ, चलो ठीक है। तो आज मैंने आपको एक रीजन दे दिया, आप पकड़ो उसको, पेंडुलम पकड़ो, जैसे सोचोगे वैसे हिलेगा, खुश हो जाना। ये देखो मैंने सोचा इसको हिलाना, वो हिल गया, अब मैं खुश हो गया, ठीक है। डोपामाइन जब रिलीज होता है तो वो भी हैप्पीनेस ही होती है। तो हम लोग खुश होना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं खुशी होती क्या है। खैर एनीवेज, जब भी हमारी हैप्पीनेस, जब आप बोलते हो खुश होना,
कुछ लोग बोलेंगे जब मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश होता हूँ, जब मुझे ये ऐसा मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को सक्सेस प्रमोशन मिल जाएगा खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी खुश हो जाऊंगा, मेरा एक्स वापस आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा वाई चला जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ऐसे ही सब XYZ में हमारी हैप्पीनेस हम लोग ढूंढते हैं। हैप्पीनेस इज ओनली स्टेट ऑफ माइंड, जो हम इसमें चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं है। व्हेन हैप्पीनेस इज एसोसिएट, जब हम बोलते हैं ना किसी और चीज से हमें खुशी मिलेगी, कुछ हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी इच्छा जो है, जो मैंने सोचा वो हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तो हमने क्या किया, हैप्पीनेस को एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया। उसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के भी कई स्टेट हैं। सबसे पहले आता है प्लेजर। ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना, मैंने जो सोचा मिल गया वो प्लेजर है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आज एक चीज सोची मिल गई, फिर वो खत्म हो गई, फिर नई चीज सोचोगे तभी प्लेजर मिलेगा, उसको आपने हैप्पीनेस से जोड़ दिया। फिर एक आती है एंजॉयमेंट, फिर आता है हैप्पीनेस, देन देयर इज जॉय, देन देयर इज ब्लिस। ये फैक्टर्स हैं हमारी हैप्पीनेस के। क्योंकि चंद्रमा का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कहा चलो ये भी थोड़ी सी, ये सब बातें अभी, क्योंकि कंटेंट एक बार शुरू कर देंगे तो फिर ये सब बातें नहीं हो पाएंगी पूरी। अब ये प्लेजर क्या है? प्लेजर जब भी हम कोई चीज कहते हैं कि भाई मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मैं खुश, आई एम वेरी हैप्पी। तो एक बार प्रमोशन मिल गया, आप खुश हो गए, पार्टी कर लिया आपने, खुश हो गए, बढ़िया हो गया जी, सब अच्छा है, वो प्लेजर है। क्योंकि 2 दिन बाद आपको दूसरी चीज की ख्वाहिश हो जाएगी। तो जो आपकी चीजें हैं, अच्छा अब ये प्लेजर और इंजॉयमेंट में क्या फर्क है? जब हम प्लेजर में मीनिंग डाल देते हैं तो हम इंजॉय करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जगजीत सिंह की गजलें अच्छी लगती हैं, तो जगजीत सिंह की गजलें आप सुन रहे हैं, आपको लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, वो उर्दू गालिब सुन रहे हैं, क्या हाँ क्या बोला इसने, कितना अच्छा, एक लाइन समझ में आई, थोड़ी सी उसमें कितना अच्छी, कितनी अच्छी, मुझे सुनने में अच्छी लगती है, तो दैट इज प्लेजर। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जिस समय आपको उनके वर्ड्स का, लिरिक्स का मतलब समझ में आने लगेगा, आप उससे एसोसिएट करने लगोगे किसी भी तरीके से, तो वो इंजॉयमेंट बन जाएगा। तो व्हेन यू ऐड मीनिंग टू प्लेजर इट बिकम्स एंजॉयमेंट, एंड हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। यहाँ पे हैप्पीनेस, यू कैन बी हैप्पी एनी टाइम एनी मोमेंट, डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग। अब इस पे बड़ी अच्छी रील मैंने कल देखी, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सज्जन जो है, पता नहीं नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, कहते हैं, देखो हम लोगों को सिखाया गया दुखी रहना, खुश होना हमें खुश होना सिखाया ही नहीं गया। क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि डिस्करेज किया गया जब भी खुश रहते हैं। घर में मान लो आपके पिताजी एंटर करे और आप खूब हंस रहे हो, खूब खेल रहे हो, और 2 भाई हैं और एक भाई जो है बड़ा संजीदा होकर चुपचाप बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, अब किसको ज्यादा प्यार मिलेगा, किसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी? जो कूद रहा है खेल रहा है उसको, कि जो उदास बिल्कुल संजीदा होकर जो एकदम, चुप बैठा है, एग्जैक्टली सर। उसी को हम ज्यादा वो करेंगे, यार ये सीरियस आदमी है, ये तो पागल है, खेल रहा पागल है, ये तो कैसे कर रहा है, ये उसको हम भाव ही नहीं देंगे। सेम चीज आपकी होगी, आप ऑफिस में गए, आप खुश हो, हंस हंस के बात कर रहे हो सबसे, आपका बॉस कैसे कहेगा, ये खुश कैसे, ये काम नहीं करता। हम उसके काम ना करने को उसकी खुशी से जोड़ देंगे। ये काम करने को भी, काम भी कर रहा होगा, वो सबसे अच्छा अचीव कर रहा होगा, लेकिन अगर वो खुश है तो हम उसको कहेंगे ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन। तो हमें खुश रहने को डिस्करेज किया गया। हम नेचुरली खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें डिस्करेज किया गया बचपन से लेकर। क्लास में बच्चा जो हंस रहा है, टीचर उसी को डांटती है, जो चुपचाप बैठा है उसे कहती है बड़ा सीरियस है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, कहना मानता है। हम अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं जो बाकी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद वैसे ही हैं, हमें भी ऐसे ही पड़ा, हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई कि सीरियस रहोगे तो सही रहेगा, और दुखी रहो मतलब खुश रहोगे, हंसोगे खेलोगे तो हम दुखी हो गए। तो मतलब ये अब सोचिए क्या कंडीशनिंग है हमारी। हमारी कंडीशनिंग किस तरीके से की गई है कि हम खुश भी नहीं हो सकते। हमने खुशी को अपनी अचीवमेंट्स के साथ जोड़ दिया। हैप्पीनेस इज नाउ अटैच विद डिफरेंट, जो भी हम अचीव करेंगे वो हम खुशी देंगे, बट दैट्स प्लेजर, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। तो जब हम हैप्पीनेस होते विदाउट एनी रीजन जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा ये भी आप नोट करिएगा, ये हम आगे जब पढ़ेंगे, ट्रांजिट्स पढ़ेंगे, तब आप समझिएगा कि हम बिना रीजन कब खुश होते हैं। ये भी चंद्रमा की ट्रांजिट से ही है। और हम बिना रीजन क्यों उदास रहते हैं?
ये भी चंद्रमा के ट्रांजिट पे। हम कुछ दिन होते हैं महीने में, हम बड़े बिना बात के ऐसी सुबह उठते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, पता नहीं क्यों, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अंदर से थोड़े से उदास हैं, कुछ पुरानी यादें आ रही हैं, कोई बात नहीं याद आई पूरे महीने में, लेकिन उस दिन याद आ गई जो पता नहीं किसने कही थी, कब कही थी, जिसने आपका मूड उठते ही सुबह से खराब कर दिया। वो भी चंद्रमा का ट्रांजिट है। और क्यों उठे, और सुबह उठे खुश हैं आप, आराम से गाना गाते हुए उठे, क्यों उठे पता नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई सपना नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, यू आर जस्ट हैप्पी। And you can just be happy. You don't need anything to be happy. Because happiness is a state of mind. आप अभी खुश हो सकते हो बिना कुछ करे, बिना कुछ अचीव करे, बिना बात के खुश हो सकते हो, और खुश रहना भी चाहिए। ठीक है, हमें यू हैव टू बी हैप्पी। देर इज नो रीजन यू कैन नॉट बी हैप्पी, पता। और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए हमें। और कभी भी अगर आपको ऐसा उदास लग रहे हो आप लोग, ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ खुश रहने की। कभी भी आप ऐसे उदास लग रहे हो, आपको लग रहा हो कि कहाँ किधर फंस गए, क्या है, काफी सैड हो, कुछ नहीं करना, पेन या पेंसिल ले लेना, एक पेंसिल ले लेना, पेन है मेरे हाथ में, उसको ऐसे दांतों के बीच में लगा लेना। ऐसे 90 सेकेंड, सिर्फ 90 सेकेंड तक दांतों के बीच में ऐसे पेंसिल पकड़ लेना। क्या होता है, हमारे जो ये फेशियल मसल्स है ना, ये ऐसे हो जाते हैं। जैसे ही ये ऐसे हो जाएंगे, आपका जितना भी डिप्रेशन, जितना भी नेगेटिव थॉट, जो भी कुछ है ना, सारे खत्म हो जाएंगे उससे। आप खुश हो जाओगे। मैं वही कह रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए हमें। इट टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर टू बी सैड एंड इट टेक्स नथिंग टू बी हैप्पी। तो हमें खुश रहना, तो वो हैप्पीनेस आता है। हाँ, जब हम हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश उसमें रहते हैं, तो फिर हमारा जॉय, स्माइल करिए, हल्का सा भी स्माइल होता है ना, जो आपने देखा होगा। अच्छा, आपने किसी भगवान को रोते हुए देखा? किसी फोटो में भगवान को सैड देखा? भगवान कृष्ण की इतनी अच्छी स्माइल दिखाते हैं, भगवान राम की इतनी अच्छी स्माइल दिखाते हैं, भगवान शिव की भी स्माइलिंग फेस ही दिखाते हैं। तो हम उनसे भी इंस्पायर नहीं होते, सारा दिन भगवान के अगरबत्ती और दिया लेके बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे भी इंस्पायर नहीं होते। और मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा खुश इंसान जो है दुनिया के, वो राक्षस हैं सारे। हर बात बोलने से पहले 3 बार हंसेंगे, हा 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 ऐसे करके बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश है। ठीक है, इतना चाहे जो मर्जी करे, दे द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। आप भी हंसो, किसने रोका आपको हंसने के लिए? क्योंकि जब हम हंसेंगे, उसके बाद हम ये जॉय और ब्लिस एंजॉय कर पाएंगे। हम तो हैप्पीनेस तक ही नहीं पहुंच पा रहे, जॉय और ब्लिस तो बहुत दूर की बात है। और ये ब्लिस जो है, इसको हम बोलते हैं परम आनंद। ब्लिस इज जो परम आनंद, वो जो सोल जब कनेक्ट होती है, जब वो हम कहते हैं ये परम आनंद मिल गया, दिस इज परम आनंद, तो वो ब्लिस है। हम तो यहाँ पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी नहीं जा पाते, प्लेजर में फंसे हुए हैं, कहाँ एंजॉय भी नहीं कर पाते अपने आप को ठीक से, खुश भी नहीं हो पाते, कहाँ आगे जाएंगे? और सारा दोष आप दे सकते हो किसको? एक ही ग्रह को, वो है चंद्रमा। क्योंकि सारा खेल हमारे थॉट्स का, सारा खेल हमारे मन का है। हम मन से ही अगर सही हो जाए, तो हमारा पूरा जीवन सही हो जाए। और किसका मन ठीक नहीं रहता? मन से अगर हम जोड़ते हैं तो बड़ा सिंपल तरीका। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, मून क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे जितने भी इमोशंस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कहाँ रहेंगे, कहाँ होते हैं स्टोर्ड? मन में। मन में ही होते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारा सारा पॉजिटिव नेगेटिव सब स्टोर्ड है। पॉजिटिव अगर आप याद करो, पिछले साल की अगर मैं आपको बोलूं 10 चीजें लिखो, या इस साल में अब तक 6-9 महीने निकल गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, अब 9 महीने के अंदर कितना क्या पॉजिटिव, आपको कितनी पॉजिटिव बातें याद है, कितनी नेगेटिव बातें याद है? अपने लिए लिस्ट बनाओ। तो आपकी लिस्ट 5 या 6 की बनेगी पॉजिटिव की, और 10-12 की कम से कम, मतलब डबल की बनेगी, चाहे जितने पॉजिटिव हो जितने नेगेटिव। आपको पॉजिटिव याद ही नहीं रहेंगे। हम कंडीशन, मैं बताया ना, कंडीशन है हम इस तरीके से, हमारी कंडीशनिंग ऐसी करी गई है कि हम नेगेटिव ही ट्यून्ड हैं। हमें अच्छा ही नेगेटिव लगता है। हमें न्यूज सुनने में मजा ही नहीं आता जब तक कहीं कहीं पता नहीं लगे, कहीं बम नहीं फट गया, कहीं कुछ दंगे नहीं हो गए, कहीं कुछ ऐसा नहीं हो गया, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। आजकल देखो ना, कोई नेगेटिव रील बनती है, कितनी चलती है, कि अब कहीं से पता नहीं कहाँ से भविष्य मल्लिका आ गई है, जो बता रही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारे लोग ले लेके बैठे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगा। और वो कितने व्यूज मिल जाते हैं उसको। कोई अच्छी बात बता रहा है, उसको कोई 1 पैसे का व्यू नहीं। कोई ये क्या है, इसमें कोई मजा ही नहीं आया। वाई वी आर, बिकॉज वी आर कंडीशन टू नेगेटिव, इसीलिए न्यूज भी नेगेटिव आती है। अब जितना भी नेगेटिव हम सोचते हैं, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपको मालूम है कितना नुकसान करती है हमारा? जब 50-60 साल के बाद, जब आपके
जब एक बॉडी के अंदर डीजेनरेटिव डिजीजेस शुरू होती है, मतलब अगर हम किडनी फेलियर की बात करें, लिवर की खराब बात करें, कैंसर की बात करें, उतना कैंसर सिगरेट पीने या बीड़ी पीने से नहीं होता। ठीक है, आज की सिगरेट बीड़ी आज से पी रहे हैं लोग, गांव में तो भी आज भी वो 4-4 पैकेट पी जाते हैं लोग बीड़ी, उन्हें नहीं कैंसर हो रहे। यहाँ शहरों में कैंसर हो रहे हैं, उसने एक उन लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जितनी बीमारियां हमारी हैं, दे आर ऑल साइकोसोमैटिक। अगेन व्हेन वी यूज द वर्ड साइको, इट इज मून। और साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं हमारे में जितनी फैलती हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, हमने जो स्टोर करके हम अपने नेगेटिव इमोशंस को ऐसे लॉकर में बंद रखते हैं, और जिस तरह हम अपने कैश और ज्वेलरी भी नहीं रखते वैसे लॉकर के अंदर, उतना प्रोटेक्टेड रहते हैं सारे नेगेटिव इमोशन, चाहे वो हमारे ग्रजेस हो, चाहे वो, और ग्रजेस तो खास तौर पे, जिससे भी ग्रजेस हैं आपको, आप माफी ना कर पाओ किसी को, बड़ा मुश्किल है माफ करना किसी को। हम फॉरगिवनेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। फॉरगिवनेस मांग पाते हैं? नहीं मांग पाते। अब जो ये ग्रजेस जितने भी हैं, जितने हमारी जेलसी है, जितने हमारे नेगेटिव चीजें जितनी भी हैं हमारे उसमें, ये सब मैनिफेस्ट होती है बीमारी के तौर पे आगे आने वाले फ्यूचर में। अगेन हु इज रिस्पॉन्सिबल? मून। अब किन लोगों को, कौन से लोग प्रोमिनेंट हैं इन ऐसे ग्रजेस पालेंगे? जिनका चंद्रमा शनि, राहु, केतु इनके साथ एसोसिएटेड हुआ, उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो ऐसे नेगेटिव इमोशन ज्यादा रखेंगे अपने पास। जिनका चंद्रमा फ्री है, माइंड फ्री है, दे आर स्टिल, दे विल स्टिल हैव द स्ट्रेंथ टू फॉरगिव पीपल एंड सीक फॉरगिवनेस। दोनों चीजें उनके अंदर फिर भी पॉसिबल है कि ये कर सकें। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, तो क्या वो देख, आप चेक करिएगा, मैंने तो वास्तु में भी चेक किया, जब हम भृगु वास्तु पढ़ते हैं, आप वो देखेंगे जिनका चंद्रमा खराब है शनि और राहु के साथ, उनका बेडरूम में धूप नहीं आती, वो वहां सोते हैं जहां पर ना धूप आती है, धूप से उनका लेना देना नहीं है। रात को जगेंगे, दिन में सोएंगे, बड़ा अजीब सा शेड्यूल है, धूप में जाना पसंद ही नहीं करेंगे। वो भी नहीं पसंद करेंगे, वो दूध पीना नहीं पसंद करेंगे, पानी पीना नहीं पसंद करेंगे, ब्लैक कॉफी नहीं तो अल्कोहल। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम अपने मन को, हम मन से इसी को ओवरकम करना, अपने मन को ही अपने वश में करना। बहुत सारे लोग इसी को बताते हैं कि यही हमारा सारा, जिसे हम बोलते हैं ना, दिस इज आर, यही तपस्या है, या यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। तो प्लीज आप लोग, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मन को नहीं, ये प्लेजर से उठकर इंजॉयमेंट पे जाइए, इंजॉयमेंट से उठ के हैप्पीनेस पे जाइए। कम से कम हैप्पीनेस तो कुछ पैसा नहीं लग रहा, खुश रहने का कोई पैसा नहीं, ये करें और काफी सही रहेगा। ठीक है जी। अब मून जो है, अच्छा, मून को बीएनएन के अंदर हम बहुत अच्छा, हालांकि पराशरी में इसको बेनिफिक ग्रह माना जाता है, सौम्य ग्रह माना जाता है। तो सौम्य ना, तो यहाँ पे सौम्य, ये सौम्य वगैरह नहीं है, ये हमने कल बात करी, ये डेस्टिनी मॉडिफायर। तो डेस्टिनी मॉडिफायर क्यों है? क्योंकि चंद्रमा बहुत नटखट प्लैनेट है, बहुत शरारती प्लैनेट है। ये जुपिटर की वाइफ तारा को लेकर भाग गया, और उनका नजायज संतान जो थी वो मरकरी थी। अब ये चंद्रमा जो है, यहाँ पर हम जब ऐसी बात करते हैं, तो जितना भी एलोपमेंट है, भागने के या चीटिंग या अडल्ट्री, इन सब का कारक चंद्रमा, लाइफ में चेंजेस का कारक चंद्रमा, लाइफ में ट्रैवल का कारक, क्योंकि सबसे तेज चलता है, इसलिए ट्रैवल से भी जोड़कर चंद्रमा को देखा गया। जितना भी मेंटल डिस्टर्बेंस है, जितना भी मेंटल डिस्टर्बेंस है जो हमारे, चाहे वो बच्चों के अंदर हो, स्लो लर्नर्स हो, ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, दो प्लैनेट है सारी मेंटल फसाद के, एक चंद्रमा है और एक हमारा मरकरी है। यही दो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम जब ट्रांजिट पढ़ेंगे, या हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा इस चीज को। चंद्रमा का ट्रांजिट जब हो रहा है नेटल मार्स के ऊपर, आपका मंगल जिस भी राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर से जब भी आपका चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, उस राशि में चंद्रमा आएगा या उसके सामने वाली राशि में आएगा, सेवेंथ एस्पेक्ट में, वो डेज होंगे आपके पीरियोडिक साइकिल के, मंथली साइकिल की वो डेट्स होंगी। इनको आप अप्लाई करिए, चेक करिए, और जब ये चेक हो जाए, सही निकल जाए, 80% ठीक निकलेगा, 10-20% कहीं पे नहीं भी ठीक निकलेगा, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है।
अगर ये जिस दिन ठीक निकलेगा आपका, जैसे ही समझ में आएगा निकलेगा, आपको समझ में ये आएगा कि चंद्रमा तो कितने लाखों किलोमीटर दूर है, उसका असर आपकी बॉडी पर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसे पड़ रहा है, कितना सटीक पड़ रहा है। और वो देखकर आपकी भी मतलब मेरी तो, मुझे तो विश्वास हो गया था जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ना सीखा था ज्योतिष की, ऐसा भी होता है। तो ये दिस होल्ड्स ट्रू, दिस होल्ड्स वेरी ट्रू फॉर लॉट ऑफ पीपल। प्लीज आप लोग भी चेक करिएगा। आज मेरे ख्याल से 7 या 8 नंबर में होगा चंद्रमा, मतलब लिब्रा में या स्कॉर्पियो में होगा। तो अगर किसी का मंगल स्कॉर्पियो में है या लिब्रा में है, और या फिर उसके सामने वाली राशि में है, और मतलब एरीज में या फिर टॉरस में है, तो उनका आजकल में डेट पीरियोडिक साइकिल का। तो इसको चेक करिए, मैच करिए एंड बी सरप्राइज्ड। ठीक है, चलिए अब हम इसमें बात करते हैं अजीब, इसके जीव कारक तत्व, मंगल के जो जीव कारक तत्व हैं। सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। ये आपने बोला था ना कि जब हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, राइट, तो पिछले जन्म का मौत और इस जन्म का जन्म, राइट, तो वो कैसे आप लोग कुंडली में कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं? अभी मतलब वो करेंगे हम दशा पास्ट अलग लाइफ। रहा होगा, और मतलब कितना जिस दशा में डेथ हुई, ठीक है, उसी दशा में पैदा हुए, ऐसा बिलीफ है। अच्छा, ठीक है, उसी में, इसीलिए वो बैलेंस दशा बन के आती है, ओके, ऐसा माना जाता है। हमने कोई ऐसा देखा नहीं कि भाई पिछले इसमें कहाँ हुई होगी, इसमें कहाँ हुई होगी, लेकिन ये कनेक्शन है चंद्रमा से। अच्छा। ठीक है। तो वो और ऐसा मतलब कुछ पता है आपको कि कितना दिन में, मतलब मौत के बाद कितने दिन में ऐसा नहीं, जन्म हो जाता है, या ये नहीं पता, अच्छा, इसका इसका आइडिया नहीं लग सकता। ये तो तभी लगेगा जब आपको जो फल मिलना है इस जीवन में आपको, वो जीवन का आपका जो भी पीछे मतलब ना फल जो मिलना है, वो जब हमारे सितारे उसी प्लेसमेंट में आएंगे कि वो फल दे सके, तभी जन्म होगा आपका। तो आप बोल रहे थे पिछले की किसी वीडियो में बोला था आपने कि हम लोग पास्ट लाइफ का कुंडली भी बना सकते हैं। हाँ बनाएंगे ना, इसमें बनाएंगे। अभी पहले इस लाइफ की कुंडली पढ़ ले, फिर पास्ट लाइफ पे भी आएंगे। अच्छा, बिल्कुल बनाएंगे, हम इसी में बनाएंगे, इसी कोर्स में है। लेकिन वो सब, ये सब चीजें ना, ये हमारे मेन कोर्स के बाद है, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती है। हम सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट लाइफ की कुंडली भी बनाएंगे, ये भी समझेंगे कि इस लाइफ में, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रखा है अपना, या आकाशिक रिकॉर्ड करा रखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे। जो इसमें रिजल्ट निकलेगा वो सेम रिजल्ट उसमें भी आया होगा, सेम चीज। तो ये उसमें अब ये करा रखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसी में देख लेंगे। नहीं कराया हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जीवन में जो आपको कठिनाइयां आ रही हैं जिस चीज से रिलेटेड, वो आपको उस वाली कुंडली जब हम बनाएंगे पास्ट लाइफ की, उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 10वां घर, अगर आपकी प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो आपको पता लगेगा पिछले जन्म में प्रोफेशन वाले काम में आपने क्या क्या कर रखा था, क्या करा होगा, कैसे किया होगा। तो ये सब चीजें करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। आज तो हमारी अभी तो वार्म अप चल रहा है, अभी हमारा वार्म अप है। ठीक है, अभी हम ये कारक तत्व तो पढ़ लें, चंद्रमा खत्म कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा का जो जीव कारक तत्व है, ये मदर है, सबसे इंपॉर्टेंट। एल्डर सिस्टर है, यंगर सिस्टर वीनस आ जाता है, एल्डर सिस्टर है, मदर इन लॉ है। और कुछ जगह पे हम डॉटर भी इसमें देखते हैं, फर्स्ट डॉटर भी इसी में देखते हैं। और अजीब कारक तत्व जैसे हमने बोला, अजीब के अंदर आ जाएंगे इसके अंदर। ये हमारा माइंड है, वैसे माइंड को जीव में भी ले सकते हो आप। माइंड है, मेडिसिन है, मेडिसिन वीनस में भी आएगा, वाटर है, इमेजिनेशन है। हमारा माइंड कैसा रहेगा, कामनेस है हमारे अंदर, कामनेस, या फिर फिकल माइंडेडनेस, ये सब इसी में आएंगी। अडल्ट्री आती है इसके अंदर, जो अडल्ट्रस होना, जैसे कि चंद्रमा हमने बोला उस चीज का कारक है। अडल्ट्री और या अडल्ट्रस, डिसेप्टिव, धोखा देना, अनप्रिडिक्टेबल, चेंज, ट्रैवल, दाग लगना, ब्लेमिशेस, ब्लेम्स। चंद्रमा ब्यूटी का भी कारक है, एक्ट ऑफ चीटिंग, लॉसेस का भी कारक है, फेलियर्स का भी कारक है। इसीलिए बोला जाता है जब भी चंद्रमा वीनस के साथ है, या वीनस आपका 4 नंबर राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, उस व्यक्ति के लिए पैसा जोड़ना बड़ा मुश्किल है। फेलियर्स,
डिससेटिस्फैक्शन, eloping, कनिंगनेस। हमारे मेंटल बैलेंस की हम बात करते हैं तो मेंटल बैलेंस या फिर ल्यूनाटिक होना, पागल होना, मेंटली डिस्टर्ब होना। जितनी भी सफेद चीजें हैं, ऑल वाइट थिंग्स। वाटर, कफ एंड कोल्ड, मतलब जो कफ रिलेटेड है, इसकी प्रवृत्ति कफ वाली है। जो आयुर्वेद में हमारा कफ वात पित्त हम बोलते हैं, वात पित्त कफ जो है, तो ये कफ वाली प्रवृत्ति के है। जो पित्त है, पित्त इज बेसिकली योर सन, ये हमारा कफ है। मूवमेंट होना, फूड, फूड एंड फूड आर्टिकल्स, खाना खाना, हमारा जितना भी खाना सब चंद्रमा का ही है। और एडेप्टिबिलिटी, अक्यूज करना किसी को, ब्लेम देना, अक्यूज करना। हमारी इंट्यूशन, मेमोरी, मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हमारी डोमेस्टिक लाइफ, ड्रीमिंग, इमोशंस एंड फीलिंग्स। कभी बात करेंगे फुर्सत में, कभी इमोशन और फीलिंग में क्या फर्क है, कभी सोचना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग। फैमिली, नर्चरिंग, केयरिंग, हमारी साइकिक एबिलिटीज, मेंटल पीस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सारी दुनिया सब कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन मेंटल पीस अचीव करने के लिए आपको, जब तक ये नहीं अचीव किया, कुछ अचीव नहीं किया। सेंसिटिविटी, कितने सेंसिटिव हैं हम बाकी चीजों को लेके। रिसेप्टिविटी, कितने रिसेप्टिव हैं। रिसेप्टिविटी, स्लीप, हमारा सबकॉन्शियस, फेमिनाइन एनर्जी, फर्टिलिटी एंड पीसफुलनेस। ये आएगा इसमें। इसमें बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, बॉडी पार्ट में हमारा जितना फ्लूइड इन बॉडी, फ्लूइड इन बॉडी जो है, ये हमारा चंद्रमा डिनोट करता है। ब्लड भी है उसमें आ जाता है। हमारा ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्टरीज, यूरिनरी सिस्टम, इसमें कुछ कुछ चीजें ओवरलैप होंगी। यूरिनरी सिस्टम में हमारा वीनस भी आएगा। लंग्स, लेफ्ट आई, और जो भी हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, चाहे वो लंग्स से रिलेटेड हों, चाहे वो हमारा अस्थमा या कोई ब्रोंकाइटिस या कोई भी चीज़ें आती हैं, वो सब इसी में आती है। बॉडी में जो स्वेलिंग हो जाती है वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, ये सब इसमें आएंगी। अगर हम इसी का बात करते हैं, इसी में वास्तु की, वास्तु में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्क्वायर शेप आती है इसके अंदर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसकी। वाटर एलिमेंट है। बेल मेटल, पर्ल इसका जेमस्टोन है। लेफ्ट साइड विंडोज, बाथरूम, जहां पर भी पानी है, घर के अंदर जहां भी पानी है वो चंद्रमा है। बाथरूम है, टैप है। फूड ग्रेनरी जिसको हम बोलते हैं, जहां पे खाना स्टोर्ड है, वो भी इसी में आएगा। आपका सोप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, होटल्स, रिवर, रिवर पानी वाली जगह, रिवर, लेक, ओशियन, कुछ भी हो, सब इसी में आते हैं। चंद्रमा ही है सारी की सारी चीजें। वाटर बॉडी जो भी है, स्विमिंग पूल जो है, ये सारा हमारा चंद्रमा है। और फूड आइटम के अंदर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सारा जेनेरिक चंद्रमा कारक है, सभी प्रकार के खाने का, जेनेरिक फॉर ऑल फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स,
जो पेरिशेबल फूड है, पेरिशेबल फूड, जैसे ही हम फूड को प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं और स्टोर करने वाला बना देते हैं, वो वीनस बन जाता है। तो माइक्रोवेबल फूड है वो सारा वीनस है, जो फ्रेश फूड है वो हमारा चंद्रमा है। राइस एंड राइस आइटम, राइस एंड राइस आइटम, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, सफेद रंग की जितनी चीजें वो सारी की सारी हमारे सॉल्ट एंड शुगर, ये सब हमारा फूड इसी में आता है। बाकी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो चंद्रमा की जो एजुकेशन है वो हमारी साइकोलॉजी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है, केमिस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री का है, होटल इंडस्ट्री जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल इंडस्ट्री के लिए हो गया, वाटर, वाटर एंड डेयरी, डेयरी रिलेटेड, मेडिसिन, फूड, फूड रिलेटेड कोई भी अगर पढ़ाई है तो वो भी हम इसी में डालेंगे। ट्रैवल है तो वो भी, और वाटर है, वाटर रिलेटेड कोई भी जैसे मरीन इंजीनियरिंग, मरीन से रिलेटेड कोई भी काम है, सी ओशन वाला जो भी है वो इसी में आएगा। तो ये सारी चंद्रमा की कहानी हो गई। तो अभी आज जो हमने पढ़ा इस पर कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर मुझे पूछना था, ये एक्ट ऑफ चीटिंग और कनिंग, ये दोनों इसमें मतलब कैसे आएगा ये बात? चीटिंग बताया तो सही, ये चीटिंग बहुत बड़ा चीटर है चंद्रमा, बहुत कनिंग और श्रूड भी है, मन के ही कारक है सारे, मन से जो जो चीजें हो रही सब इसमें आ गई। एक्ट ऑफ चीटिंग को इसलिए डाला गया क्योंकि चंद्रमा की जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि वो अच्छा, वो जुपिटर, स्टोरी तारा है। हाँ इसलिए इसमें डाला गया। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे हम बोलते हैं मार्स और वीनस जो है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है किसी अच्छी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन चंद्रमा बीच में आ गया, मार्स वीनस मून आ गया, तो वहां पर फिर गड़बड़ हुई। अच्छा, तो और फिर वो, कुछ इलोपिंग भी लिखा है, तो कोई भी अगर हाँ घर छोड़ के भाग जा रहा है या फिर किसी को भगा कर लेके जा रहा है, हाँ, किसी को भगा के लेके जा रहा है, मून वहां से। राहु, वीनस मून राहु भगा के ले जाएगा। अच्छा, तो चंद्रमा ये सब चीजें करेगा। लॉसेस, वैसे मैंने बोला वीनस और मून, लॉसेस कहाँ हमने पढ़ा है चंद्रमा लॉसेस का कारण है? बट आप देख लो जिसका भी वीनस जो है चंद्रमा के साथ बैठा होगा, उसको पैसा जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब मैंने कहीं पे सुना नहीं था, ये जो आपने लिख के दिया ना, बहुत अच्छा है सर। हाँ, अभी तो कहीं बहुत पे सारी नहीं बातें सुनी तो मैंने, कहीं नहीं सुनी पहली बार होंगी। सुन रहा हूँ कि चंद्र मतलब मून से ये सबको देखा जाता है। अभी अभी कोई बात नहीं, अभी जब अप्लाई करोगे तब देखोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ सुना, अभी बहुत सारी बातें रहेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी अब ऐसी ऐसी चीजें सुनोगे जो आपने कभी नहीं सुनी। अच्छा, और एक डाउट था सर, ये अपने सन के लिए ना आपने वास्तु में सर्कल शेप बोला है, लेकिन सन हाँ का तो हम लोग ईस्ट देखते हैं, तो उसका तो ट्रायंगल है ना शेप। देखो, जो ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सन की बात कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट। यहाँ प्लैनेट से सारा चीज देखा जाएगा, यहाँ डायरेक्शन का जो शेप है, अच्छा, डायरेक्शन जो कलर है उसको साइड में रख दो अभी, करेक्ट करेक्ट। सारी कहानी प्लैनेट से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? सर सॉल्ट सैटर्न नहीं है? सफेद रंग की जितनी चीजें हैं सब हमने चंद्रमा में डाल दी है। ठीक है, अब कहीं पे सॉल्ट सैटर्न को ले लो, सैटर्न में तो सॉल्ट मैंने सुना नहीं कहीं पर भी कि सॉल्ट को हम सैटर्न में लेंगे। सॉल्ट इसी में सफेद हो, सफेद रंग का जैसे जो भी है हमारा सब इसी में आएगा, चंद्रमा के अंदर ही आएगा। और कोई सवाल? ठीक है, सर ये चलिए। जो हम बीएनएन पढ़ रहे हैं, क्या ये भृगु संहिता से रिलेटेड है क्या? हाँ, ये कैसे रिलेटेड है? भृगु संहिता से भी रिलेटेड है। देखिए आरजी राव जी ने रिलेट किया इसको भृगु संहिता से, और हमारा जो आ, नाड़ी कुछ शास्त्र से साउथ के, उसको दोनों को मिलाकर ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि जैसे होशियारपुर में एक जगह है जहाँ पे लीड्स पड़ी हैं, अगर आप वहां जाओ। वो भृगु संहिता नहीं है, वो नाड़ी है, अच्छा। वो नाड़ी है, वो नाड़ी शास्त्र है जो पाम लीव्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो जहां पर आज भी आप जाओगे बहुत सारे ऐसे नाड़ी सेंटर्स हैं जहां आप अपना थंब इम्प्रेशन दोगे, वो आपके पास्ट के बारे में बताएंगे।
हाँ जी। तो आपका नाम भी बता देंगे, आपके फादर का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपके हस्बैंड का नाम या आपके मदर का नाम, वो सब बता देंगे। ये भी बताएंगे आपकी कितनी बहनें भाई, कौन क्या है, क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, सब बता देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सर इंटरेस्टिंग। लेकिन सर लेकिन वो ना तमिल में बात करते हैं, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। तो दे जस्ट ट्रांसलेटेड इन फ्यू वर्ड्स इन हिंदी में ताकि हमको समझे। बाकी वो पूरा तमिल साउथ में बात करते हैं, वो अब यहाँ समझेगा नहीं पर उस लीव पे क्या लिखा हुआ है। वो पैसे वो तो कहाँ लेते पर हैं। होते तमिल वाले हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर गुड़गांव में एक है, बहुत पुराना सेंटर है, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब हिंदी बोलना सीख गए हैं। तो वो ऐसे वो हिंदी में भी बताते हैं, हिंदी में पूरा बताते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने बहुत मतलब करेक्ट आता बताते है? हैं हम सिर्फ, हमको ऐसे शौक हो जाता है, अरे इनको हाँ, कैसे पता मेरे मॉम डैड का नाम है नॉल। लेकिन वो बहुत सारी हिडन चीजें बताते ही नहीं है, जो नहीं अपनी नहीं लैंग्वेज में बोलते हैं एक दूसरे को। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, ये जो चीज़ है इसके अंदर पूरा, मैंने भी काफ़ी इस पे काफ़ी लोगों से इस पर बात करी है। और ये जो पाम लीव्स हैं, और ऐसा भी सुना जाता है जो पुराने लोग हैं कि ये पाम लीव जब जैसे ही सामने कोई बैठता है, जो उसमें लिखा हुआ है सेम पाम लीव कुछ और बताएगी आपको, जो पढ़ने वाला है, जो कि अगर कोई और बैठा हुआ तो उसको कुछ और बताएगी। तो वो उसके वर्ड्स बदल जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, उसके वर्ड्स तक बदल जाते हैं जो लिखा हुआ है। यस, तो ये यस, मैं मानती हूँ ऐसा, ये चीज हुई है मेरे साथ। तो यस। बट ये हमें नहीं समझ में आया कि तमिल में लिखा हुआ जो पढ़ रहा है उसी की समझ में आएगा कि क्या बदला क्या नहीं बदला। ठीक है, तो वो तो जो पढ़ के बता रहा है वो उसी को समझ में आएगा कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। बट ऐसे ही किसी व्यक्ति ने इसको ऐसा बोला हुआ है कि उसके वर्ड्स बदल जाते हैं। तो इसको हम जीव नाड़ी बोलते हैं, ये जीव नाड़ी है सारी की सारी। जो अजीब नाड़ी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब अजीब नाड़ी वाला पढ़ रहे हैं, मतलब जीव नाड़ी अजीब नाड़ी की हमारी जो प्रिंसिपल्स है उनको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक वाव फैक्टर वही है कि आपके नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया। प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी, प्रिडिक्शन जो वो करते हैं वो यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो हम करेंगे। प्रिडिक्शन करने के लिए वो वही सेम चीज फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी प्रिडिक्शन जो है काफी, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। बट उनका मेन क्लेम जो है वो वही रहता है कि आपके बारे में बता दिया इतना, और आप हो गए एकदम से, आप यू आर जैड, आप ये कैसे पता लग गया इतना। या अमेज हो जाते हैं सर सच सर में। पैसे भी नहीं लेते, सर आपसे वो पैसे सब भी वो नहीं लोग लेते। जो बताते हैं ना, वो हम ये बीएनएन में या फिर किसी और एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से बता सकते हैं वो सब नाम चीजें? नहीं निकाल सकते, बाकी तो बता ही देते हैं कि भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, क्या है, वो सब नाम तो नहीं बता निकाल देंगे। सकते। वो नाम नहीं बता पाएंगे। वो सीखना पड़ेगा, 6 साल का कोर्स है उनका, 6 साल जाके तब पहले तमिल सीखना पड़ेगा, फिर 6 साल उनके साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, फिर आप सीख पाओगे। अच्छा, वो तमिल नहीं, में ही उन्होंने सिखाते हैं, बोला वो कि लोग ही मॉर्निंग, सिखाते हैं? नहीं। उसका अभी तक हाँ किसी ने हिंदी सर, में उन्होंने बोला सिखाना मॉर्निंग चालू नहीं किया। जब हम बचपन से ही सिखाते हैं, अगर सिखाते हैं तो। और थंब से ही होता है सब कुछ, और वो इसी लैंग्वेज में सिखाएंगे जिस लैंग्वेज में वो है, हिंदी तो में तमिल, नहीं। हाँ तो तमिल नहीं सीखना पड़ेगा ना आपको, पहले तमिल सीखोगे फिर आप सीख पाओगे। तो वो ऐसे हर कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई, मतलब मैं सही बताऊं तो वो अच्छी है, बहुत अच्छा आर्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अगेन, मैंने जैसे पहले भी बोला, कोई भी विद्या गलत या खराब नहीं है। जो विद्या यूज कर रहे हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कितना एक्सपीरियंस है। एस्ट्रोलॉजी गलत है बिल्कुल नहीं, पराशरी कम एक्यूरेट है, बीएनएन ज्यादा एक्यूरेट है बिल्कुल भी नहीं, सारी एक्यूरेट है, इक्वली एक्यूरेट है। जो यूज कर रहा आदमी वो कितना एक्यूरेट है वो हमें पता होना चाहिए। आपको कितनी प्रैक्टिस है। विद्या को गलत कहना बड़ा आसान है, अरे ये तो इससे अच्छी तो ये वाली विद्या बड़ी अच्छी है, इससे एक्यूरेसी। हाँ, कुछ चीजों से हमें एक्यूरेसी जल्दी मिल जाती है। हम प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करके हम जल्दी बता पाएंगे, इसमें भी बता पाएंगे, बीएनएन में भी बता पाएंगे, बहुत जल्दी बता पाएंगे। जैसे ही हम कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे सब चीजें बता पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन शुरू करने की बात है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 2-3 क्लास लगेंगी कॉम्बिनेशन शुरू होने में। अभी हमें सारे प्लैनेट पढ़ने, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अगले हफ्ते से। तो हम एक दिन में 3-3 4-4 प्लैनेट पढ़ेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीक में सारे प्लैनेट खत्म कर पाए। और अगर एक ही क्लास में सारे हो गए तो फिर हम राशियां भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। सर, जो आपने कल सिखाया था ना, वो बाई डायरेक्शनल चार्ट, डिविजनल चार्ट वगैरह, उसमें सर 100% क्लियर नहीं हुआ है मेरा। जैसे आप हाउसेस के बैक एंड फोर्थ जा रहे थे और वो इंटरप्रेट कर रहे वही थे। देखो, अभी हम बनाएंगे, जब हम बनाएंगे ना, अभी आगे जब हम करेंगे रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ने के साथ हम सभी चार्ट्स ले लेंगे, जो जो आपको एक चार्ट में नहीं समझ में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, सारे बना लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब वो अभी हम करेंगे ना आगे हाँ हाँ, डिटेल? करेंगे करेंगे। ठीक है, वो जब तक उसके बिना तो बढ़ ही नहीं सकते आगे, ओके। उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो पहले एक बार रूल्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो प्लैनेट्स पढ़ लेते हैं। आप लोग करिए वो हॉरोस्कोप बनाइए, जिसको आगे डायरेक्शन चार्ट बना लीजिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते बाकी प्लैनेट पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए सर, Thank थैंक यू you. सो मच। Thank you. Thank you.